जेई एस्पिरेंट्स, कैसे चल रही है आपकी तैयारी? जेई मेल के आखिरी एपिसोड में आपका स्वागत है। और इस बार अपन जो सीरीज में एपिसोड लेके आए हैं दैट इज न्यूक्लियर फिजिक्स, सेमीकंडक्टर्स और एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो आइए इस सीरीज के आखिरी एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ डेंसिटी ऑफ यूरेनियम न्यूक्लियस। अब बच्चों, जब आप न्यूक्लियर चैप्टर पढ़ते हो या न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ते हो तो वहां पे आपको पढ़ाया जाता है कि कोई भी आप न्यूक्लियस ले लो, चाहे हल्का ले लो चाहे भारी ले लो, है ना, इसकी एक प्रॉपर डेरिवेशन होती है। डेंसिटी किसी भी न्यूक्लियस की जो होती है वो बेसिकली क्या होती है, कांस्टेंट होती है। और ये कांस्टेंट की वैल्यू आती है 2.3 इंटू 10 की पावर 17 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, इसकी डेरिवेशन अपन ऐसे करते हैं, अपन रेडियस का फॉर्मूला जानते हैं, r इज इक्वल टू आर नॉट ए की पावर 1/3, और डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता था, मास पर यूनिट वॉल्यूम करके। तो यहां से इसकी डेरिवेशन आती है, और जब डेरिवेशन करते हैं तो हम देखते हैं कि कोई भी न्यूक्लियस ले लो आप, है ना, ये z के इंडिपेंडेंट आ जाता है। तो आप देखोगे सबकी डेंसिटी इसी के बराबर आती है, और ये बहुत बार जेई मेंस में और नीट में पूछा जा चुका है। तो इसका ऑर्डर याद कर लीजिए, ऑर्डर क्या होता है 10 की पावर 17, और अगर न्यूमेरिकल वैल्यू पूछ लेगा तो 2.3 होती है। तो इसमें यहाँ पे ऑर्डर पूछा गया है, तो ऑर्डर क्या होगा 10 की पावर 17 kg पर मीटर क्यूब। इसको जरूर याद कर लिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट और कॉमन क्वेश्चन है ये। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। एन अनस्टेबल हैवी न्यूक्लियस इज एट रेस्ट। एक न्यूक्लियस था जो किस पे था, रेस्ट पे था। ब्रेक्स इनटू टू न्यूक्लियाई व्हिच मूव अवे विद वेलोसिटीज इन द रेशियो ऑफ 8:27। ठीक है, एक हैवी न्यूक्लियस था, ये रेस्ट पे था और ये दो पार्ट में फटा, जिनकी वेलोसिटीज का रेशियो कितना था, 8:27। ठीक है, जैसे बॉम्ब के क्वेश्चन होते थे ना, याद करो जब आपने एनएलएम पढ़ा होगा, है ना, वहां पे मोमेंटम कंजर्वेशन पढ़ाया होगा, तो वहां पे बॉम्ब के क्वेश्चन कैसे करते थे, एक बॉम्ब फटा, एक पार्ट आगे गया तो दूसरा पीछे गया, मोमेंटम कंजर्व। वैसे यहां करेंगे। ठीक है, द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस। चलो इसको करके देखते हैं। तो जैसे बॉम्ब कंजर्वेशन, बॉम्ब के क्वेश्चन करते थे उसमें मोमेंटम कंजर्वेशन लगाते थे, इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम। तो अगर मैं देखूं ये न्यूक्लियस पहले रेस्ट पे था तो इनिशियल मोमेंटम हो गया 0, फाइनल मोमेंटम में अगर मैं देखूं तो ये दो पार्ट में फट गया। ठीक है, जो पहला न्यूक्लियस होगा उसका मास मान लो m1। ठीक है, इसकी वेलोसिटी जो है, देखो वेलोसिटीज का रेशियो आपको दे रखा है 8:27, तो एक की वेलोसिटी मैं 8v ले लेता हूं और दूसरे की 27v लेंगे मैग्नीट्यूड में, और दोनों का जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट होना चाहिए, क्योंकि बॉम्ब फटा है या न्यूक्लियस फटा है, एक आगे जाएगा तो दूसरा पीछे जाएगा। तो इनिशियल मोमेंटम 0, पहले वाले की वेलोसिटी मैं ले लेता हूं +8v। ठीक है, और दूसरा वाला जो होगा इसकी जो वेलोसिटी होगी दैट विल बी -27v। ठीक है, क्योंकि पीछे जाएगा। चलो तो इसको सॉल्व करते हैं, तो कितना आ जाएगा, 27m2 इंटू v इज इक्वल टू 8m1 इंटू v, ऐसा कुछ आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, मास को क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो इसको लिख लिया डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं, 4/3 पाई r2 का क्यूब इंटू v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8 डेंसिटी इंटू 4/3 पाई r1 का क्यूब इंटू v, ऐसा कुछ हो गया। अब कैंसिल कर लेते हैं। देखो डेंसिटी तो अभी अभी पढ़ाया था, कांस्टेंट होती है, कोई भी न्यूक्लियस ले लो, डेंसिटी कैंसिल, 4/3 कैंसिल, पाई कैंसिल, v और v कैंसिल। ठीक है, तो यहां आपके पास आ गया, अगर आप देखो तो यहां पे आपके पास आ जाएगा 27 r2 का क्यूब इज इक्वल टू 8 r1 का क्यूब, ये आ गया। ठीक है, अब आप क्यूब रूट ले लो, क्यूब रूट लोगे तो यहां आ जाएगा 3r2 इज इक्वल टू 2r1, ऐसा कुछ आ गया। ठीक है, तो अगर आप रेशियो निकालोगे तो r2/r1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2/3 करके आएगी। ठीक है, अब एक बार ऑप्शंस को चेक कर लेते हैं। ठीक है, द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस अज्यूम स्फेरिकल। ठीक है, अब कुछ भी नहीं बोल रखा है, कुछ भी नहीं बोल रखा है कि भाई रेशियो किसका लेना है, फर्स्ट अपॉन सेकंड की, सेकंड अपॉन फर्स्ट। तो ऐसा माना जाएगा कि रेशियो जो लिया जा रहा है वो फर्स्ट अपॉन सेकंड लिया जा रहा है, तो r1/r2 की वैल्यू कितनी आएगी, 3/2 आएगी। ठीक है, क्योंकि कुछ भी नहीं दे रखा तो हम ये मान लेंगे फर्स्ट अपॉन सेकंड ही पूछा जा रहा है, तो 3/2 इसका करेक्ट आंसर होगा। दैट मींस ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ डेंसिटी वाला फंडा भी लग गया, मोमेंटम कंजर्वेशन भी लग गया। ठीक है भाई, अच्छा क्वेश्चन था, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर ड्यूट्रॉन। ठीक है, ड्यूट्रॉन था 2h1 था, इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, और हीलियम 4he2 था, इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आपको इस टाइप से दे रखी है, देखो 1.1 और 7 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, मतलब ये वाली इसकी है और 7 वाली उसकी है। द एनर्जी रिलीज व्हेन टू ड्यूट्रॉन्स फ्यूज टू फॉर्म अ हीलियम न्यूक्लियस। काफी कॉमन क्वेश्चन है, काफी बार आ चुका है। ठीक है, सबसे पहले इसकी रिएक्शन लिखो। ठीक है, फ्यूज करने की बात हो रहा है, मतलब ऐसा रिएक्शन आएगा 2h1 प्लस 2h1, ये फ्यूज करेगा
और यहां पे बन जाएगा 4He2। देखो ये रिएक्शन है, ठीक है। जब भी कोई रिएक्शन लिखो तो एक चीज का ध्यान रखो, ये 2 था, ये 2 था, ऊपर अगर आप देखो मास नंबर 2 था, सम कितना है 4, और यहां भी 4 है, करेक्ट है। जैसे अपन केमिस्ट्री में बैलेंस करते थे ना इक्वेशन, तो यहाँ इन चीज का ध्यान रखना है कि मास नंबर का जो सम आ रहा है रिएक्टेंट्स में और प्रोडक्ट्स में सेम होना चाहिए। Z कितना था, 1 था, सम किया तो 2 आ रहा है, यहाँ भी 2 आ रहा है, सही है भाई, अपनी रिएक्शन सही है। अब अपने को क्या करना है, एनर्जी रिलीज बतानी है, ठीक है। और आपको बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दे रखी है, तो याद करो, है ना, एक फॉर्मूला होगा क्यू वैल्यू का, आपने पढ़ा होगा, इसका फॉर्मूला होता है बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, ठीक है। ये फॉर्मूला लगाते हैं, तो प्रोडक्ट कौन सा है, प्रोडक्ट ये है। अब इसकी बाइंडिंग एनर्जी प्रोडक्ट की क्या होगी, देखो हमें क्या दे रखा है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। इसके अंदर न्यूक्लियन कितने हैं, न्यूक्लियन जो होते हैं वो ये होते हैं, है ना, नंबर ऑफ न्यूक्लियंस। न्यूक्लियंस का मतलब होता है ए का मतलब होता है N+P, मतलब जितने न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, मतलब वो यहाँ पे 4 है, न्यूक्लियंस यहाँ 4 है, ठीक है। तो पर न्यूक्लियन, एक न्यूक्लियन के लिए कितनी थी, 7 थी, लेकिन यहाँ तो 4 है, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स में अगर आप देखो तो 2 है ना, ड्यूट्रॉन वाले थे, तो ड्यूट्रॉन 2 है, एकदम ही आइडेंटिकल है, तो 2 मल्टीप्लाई कर दो भाई पहले, है ना, 1 का लिख लो। इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितनी थी, 1.1 थी, लेकिन अगर आप देखो तो इसके अंदर कितने न्यूक्लियंस होंगे, 2 होंगे, तो इंटू 2 भी करना पड़ेगा, तो ऐसा कर दिया, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 7 × 4 कितना हो गया, 28 हो गया, माइनस यहां कितना आएगा 4, और 4.4 बन जाएगा, ठीक है। तो यहां पे अगर आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आपके पास आएगा 23.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो एनर्जी रिलीज कितनी हो जाएगी, 23.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहां पे आंसर अपन लिख लेते हैं, दैट विल बी 23.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हो गया, ठीक है। चलो, तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया, अच्छा क्वेश्चन था। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, आप देख सकते हो एक ग्राफ बना है, ये ग्राफ आपने बहुत बार देखा होगा जब न्यूक्लियर फिजिक्स चैप्टर पढ़ा होगा, है ना, इंपॉर्टेंट ग्राफ है, इसको अच्छे से एक बार देख लेना। अब इस पे बेस क्वेश्चन करते हैं। ये कह रहा है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस मास नंबर, ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन यहाँ पे दे रखा है और यहाँ पे मास नंबर दे रखा है। फॉर द न्यूक्लियाई आर शोन, W, X, Y, Z आर 4 न्यूक्लियाई इंडिकेटेड ऑन द कर्व, द प्रोसेस दैट वुड रिलीज एनर्जी। मतलब हमें ऐसा एक प्रोसेस बताना है जो एक्सोथर्मिक होगा, मतलब जिसमें एनर्जी रिलीज होगी। तो सबसे पहले एक चीज का ध्यान रखो, हमने पढ़ा है कि जो Q वैल्यू होती है बाइंडिंग एनर्जी के टर्म्स में, दैट इज बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ये वाला फॉर्मूला होता है। अगर ये वैल्यू जो होती है, अगर Q वैल्यू जो हो गई 0 से बड़ी हो गई, इसका मतलब जो प्रोसेस होगा, प्रोसेस कैसा होता है, एक्सोथर्मिक होता है। एक्सोथर्मिक का क्या मतलब होता है कि भाई जिसमें एनर्जी रिलीज हो रही है, तो वही पूछा गया है कि इन चारों में से ऐसा कौन सा प्रोसेस है जो एक्सोथर्मिक हो, ठीक है। तो आइए इसको एक बार देखते हैं कैसे करना है, आपको बस यही निकालना है ना। ऑप्शंस लेके चलते हैं। तो पहला ऑप्शन अगर मैं देखूं तो पहले ऑप्शन में जो रिएक्शन दे रखी है दैट इज y गिव्स 2z, ठीक है। तो यहां पे लिख दिया y क्या दे रहा है, 2z दे रहा है। तो यहाँ की Q वैल्यू निकाल लेते हैं। तो Q वैल्यू को मैं बोल देता हूँ Q1, क्योंकि पहले रिएक्शन ये फर्स्ट है, तो Q वैल्यू को Q1 बोल देते हैं, ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे, प्रोडक्ट क्या था, प्रोडक्ट था Z कौन सा है, ये वाला है। इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितनी थी भाई, 5 थी। तो आप लिखोगे यहाँ पे ये 2 है ना, ये 2 है, तो पहले तो यार 2 मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि ये दो न्यूक्लियाई है, ठीक है। और Z की कितनी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन थी, कितनी थी, 5 थी। ये पर न्यूक्लियन थी, लेकिन इसके अंदर न्यूक्लियन कितने होंगे, वो ये होंगे, ठीक है। मास नंबर ऑफ न्यूक्लियर तो 30 होंगे, तो 30 मल्टीप्लाई कर दो, माइनस y का अगर आप देखो तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितना था, 8.5 था, और मास नंबर मतलब नंबर ऑफ न्यूक्लियंस कितने हैं, 60 है। तो आप यहाँ पे ऐसे करोगे 8.5 इंटू कितना हो गया, 60, ठीक है। तो इसको देखें अगर, तो यहाँ कितना आ रहा है, ये आ गया 10, है ना, ये बन जाएगा 300, ठीक है। अगर आप देखो तो ये 8.5 है, 8.5 है। तो अगर आप देखो इसको मल्टीप्लाई करो तो ये 85 इंटू 6 आ रहा है। तो 85 इंटू 6, यहाँ थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लें, 6 5 ज़ा 30, 8 6 ज़ा 48, तो 51 बन गया, मतलब ये ऐसा कुछ बन गया, 510 बन गया, ठीक है। तो ये वाली जो चीज़ आ गई, निकालने की जरूरत नहीं, दिख ही रहा है नेगेटिव है, तो नेगेटिव है तो काम नहीं बनेगा भाई, अपने को चाहिए Q वैल्यू पॉजिटिव, तो ये तो नहीं हो सकता। अगला देखते हैं भाई, अगला कौन सा था, W देगा X + Z, ठीक है। तो इस रिएक्शन को लिख लो, W क्या देगा, X + Z, W देगा X + Z, ठीक है। अब देखते हैं इसकी Q वैल्यू निकालते हैं। तो Q वैल्यू को मान लेते हैं Q2 इज इक्वल टू, अब देखो प्रोडक्ट ये था, तो प्रोडक्ट में क्या आ रहा है, X आ रहा है,
तो x को देखो भाई, x का कितना बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है, 8 है, तो 8 लिख लो। और इसके नंबर ऑफ न्यूक्लियंस क्या थे, 90 थे, तो 90 लिख दिया। प्लस z, z को देखो, z की कितनी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन थी, 5 थी, इनटू कितना हो गया 30, माइनस रिएक्टेंट्स का, रिएक्टेंट्स में क्या आ रहा है, W आ रहा है, तो W को देखो, W का क्या था भाई, W का था 7.5, 7.5 को मल्टीप्लाई करना है 120 से, तो 120 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। चलो तो इसको करके देखते हैं, तो 8 9 72, तो 720 हो गया, यहाँ कितना हो गया 150 हो गया, माइनस ये 75 इंटू 12, यहाँ करके देख लें 75 इंटू 12, ठीक है, 12 5 हो गया 60, 12 7 84, तो ऐसा कुछ आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा 900 हो जाएगा, मतलब ये कितना बन गया 870 माइनस 900, मेरे ख्याल से ये भी नेगेटिव ही है, तो ये भी नेगेटिव है, इसका मतलब इसमें भी आपकी एनर्जी रिलीज नहीं हो सकती है, तो ये भी नहीं हो सकता है भाई। तो ये दोनों ऑप्शंस तो भाई ये तो गलत है, ठीक है, ये दोनों ऑप्शंस गलत है। अब इस वाले ऑप्शन पे आते हैं, W देगा 2y, ठीक है, तो यहाँ अगर मैं देखूँ W देगा 2y, ठीक है, तो इसकी Q वैल्यू को मान लेते हैं Q3। अब देखो यहाँ पे y 2 बार लिखा है, तो पहले 2 लिख लो, और y का देखो, y का कितना था बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, 8.5 था, तो यहाँ 8.5 लिख लिया, ये पर न्यूक्लियन था, तो न्यूक्लियंस कितने थे 60 थे, तो 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस W को देखो, W जो था, W का कितना था 7.5 था, है ना, तो 7.5 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, नंबर ऑफ न्यूक्लियंस से, तो नंबर ऑफ न्यूक्लियंस इसके W के कितने थे 120 थे, ठीक है। चलो निकाल के देखते हैं, तो कितना आ जाएगा, अगर आप देखो तो ये आ जाएगा 17 इंटू 60, माइनस ये अभी अभी निकाला था, ये 900 आ जाता है, ठीक है, 17 इंटू 7 ये 102, ऐसा इस टाइप से कुछ आ जाएगा। तो आंसर कितना आ गया भाई 120 आ गया, मतलब ये तो पॉजिटिव आ गया भाई, ये तो पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब इसमें एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। तो मतलब ये वाला प्रोसेस क्या होगा, एक्सोथर्मिक होगा, तो W देगा 2y, ये वाला आंसर मेरा करेक्ट होगा। और जब ये आंसर मेरा मिल गया तो मैं D को इग्नोर कर सकता हूं, वरना आप लोग घर पे करके देख सकते हैं, इसमें भी आप करके देखेंगे, तो आंसर मेरा क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, तो ये वाला आंसर मेरा करेक्ट है, ठीक है। तो W देगा 2y। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है एक फिजन रिएक्शन से रिलेटेड है। आप जानते हैं आपके सिलेबस में फिजन फ्यूजन भी है, तो फिजन जो है उसका आप रिएक्शन एनसीईआरटी से पढ़ लो, ठीक है, और आपको उसको याद करना पड़ेगा, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं, अगर याद नहीं होगा तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। सिमिलरली फ्यूजन के भी रिएक्शंस याद कर लो। चलो तो इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इसने बोला कि एक फिजन रिएक्शन था, फिजन रिएक्शन में हमें पता है कि जो यूरेनियम होता है, जो हैवी न्यूक्लियस होता है, ये 2 छोटे न्यूक्लियस में स्प्लिट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे रिएक्शन भी इन्होंने दे रखी है कि ये यूरेनियम था, ये इसमें और इसमें स्प्लिट हो गया, प्लस कुछ एक्स और वाई भी निकला, एक्स और वाई भी निकला, है ना। एक्स एंड वाई आर 2 पार्टिकल्स, एक्स और वाई जो है ना ये 2 पार्टिकल है। 2 पार्टिकल कौन से हैं, अगर ये रिएक्शन आपको याद होगी तो आपको पता होगा ये कौन से पार्टिकल्स है, ठीक है। कंसिडर 236U92 टू बी एट रेस्ट, मतलब ये रेस्ट पे बोल रहा है कि भाई इसको रेस्ट पे मान लो, ठीक है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट्स आर KXC, KSR, KX, KY, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ये होगी। लेट द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ 236U92, ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दे रखी है, ठीक है। अब आपको बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। देखो तो फिजन रिएक्शन हो रहा है, तो याद करो फिजन रिएक्शन में होता क्या था। फिजन रिएक्शन में ये होता था कि U235 जो होता है उस पर एक स्लो न्यूट्रॉन को अपन बम्बार्ड करते हैं, है ना, स्लो न्यूट्रॉन उस पर बम्बार्ड करते हैं ताकि वो ये 236 वाला बन जाए, और 236 वाला जो हो जाए वो जो है वो अनस्टेबल होता है, तो वो छोटे पार्ट्स में टूट जाता है। और जब छोटे पार्ट्स में टूटता है तो फिजन रिएक्शन में आप देखोगे, जब एनसीईआरटी पढ़ोगे तो किसी रिएक्शन में 2 न्यूट्रॉन निकलते हैं, किसी रिएक्शन में 4 न्यूट्रॉन निकलते हैं, किसी में 3 निकलते हैं। तो एनसीईआरटी में लिखा गया है कि ऑन एन एवरेज किसी रिएक्शन में, है ना, ऑलमोस्ट 2.5 न्यूट्रॉन्स निकलते हैं। तो ये जो चीज होगी ना एक्स और वाई, ये बेसिकली न्यूट्रॉन्स होंगी, है ना, ये न्यूट्रॉन्स होंगे। आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं, अगर याद होगा तो ठीक है, वरना आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं। देखिए ये 236U92 था, ठीक है, इसने क्या दिया 140 XE, यहां कितना हो गया 54 प्लस 94 SR इंटू 38 प्लस कुछ एक्स और वाई दिया, वो मैं अभी नहीं लिख रहा हूं, ठीक है, ऐसा कुछ दे रखा है। 140 और 94 को ऐड करो, तो अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे, इन दोनों को ऐड करोगे तो देखो यहाँ कितना आ रहा है 234 आ रहा है। सिमिलरली इन दोनों को ऐड करो,
इन दोनों का जब आप ऐड करोगे तो ये कितना आ गया, 92 ही आ गया। ठीक है, तो आप देख सकते हो 92 तो बैलेंस है, 92 तो बैलेंस है। इधर 236 आ रहा है, इधर 234 आ रहा है। इसका मतलब कोई ऐसा पार्टिकल होगा, है ना, कोई ऐसा पार्टिकल होगा जिसका Z 0 होगा, है ना, क्योंकि Z तो बैलेंस हो गया है, A बैलेंस नहीं हुआ है। इसका मतलब यहां पे जो पार्टिकल्स निकलेंगे वो ये निकलेंगे 1n0 प्लस 1n0, 1 और 1 मिलके कितना हो गया 2, और 2 और 234 मिलके कितना हो गया 236 हो गया, और 236 बैलेंस, 92 बैलेंस था। यहाँ 0 0 होता है क्योंकि प्रोटॉन तो होता ही नहीं है इसमें, है तो ये तो न्यूट्रॉन है। तो आप देख सकते हो रिएक्शन बैलेंस हो गई, वरना आप अगर रिएक्शन याद है तब भी बोल सकते हो यार यहाँ पे तो न्यूट्रॉन ही निकलना चाहिए, तो यहाँ जो दो पार्टिकल्स होंगे वो न्यूट्रॉन ही होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये वाले जो ऑप्शंस हो जाएंगे ये वाले तो गलत हो गए। ठीक है, ये वाले ऑप्शंस मेरे गलत हो गए, मतलब आंसर ए और डी में से ही होगा। अब बोल रहा है कि काइनेटिक एनर्जी बताओ एसआर की और एक्ससी की, तो आप चाहे तो कैलकुलेट कर सकते हैं, वरना आप थोड़ा दिमाग लगा सकते हैं। देखिए जो एक्ससी था और एसआर था, है ना, एक्ससी और एसआर में से भारी कौन सा है? आप बोलोगे जो मास होगा 140 एक्ससी 54 का, इसका जो मास होगा वो 94 एसआर 38, इससे तो ज्यादा ही होगा भाई। इसका जो मास है अगर आप देखो तो इसका, इनमें कितने न्यूक्लियाई हैं, है ना, इसमें अगर आप न्यूक्लियाई नहीं सॉरी इसमें कितने न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन कितने हैं 140 हैं, और इसमें कितने हैं 94 हैं। ठीक है, इसमें न्यूक्लियॉन्स 140 हैं और यहाँ पे कितने 94 है। तो आप देखो इसका मास ज्यादा होगा, इसका मास कम होगा। जिसका मास ज्यादा होता है उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होती है, वो धीरे चलता है, और जिसका मास कम होता है उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी। चाहो तो अपन निकाल के भी देख सकते हैं, वरना डायरेक्ट देखो इसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए, तो एसआर की ज्यादा होनी चाहिए और एक्ससी की कम होनी चाहिए। आप यहाँ पे देखो एसआर की यहाँ पे कम है, एक्ससी की ज्यादा है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, है ना। एसआर की ज्यादा होगी और एक्ससी की कम होगी, क्योंकि एसआर का मास छोटा होता है, तो इसलिए मेरा ये वाला जो आंसर होगा ए वाला, ये करेक्ट हो जाएगा। जिसका मास ज्यादा होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होती है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी होती है ना p²/2 है, मोमेंटम कंजर्व रहेगा, काइनेटिक एनर्जी मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगी। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस टाइप की रिएक्शन दे रखी है। तो इससे पहले अपन ने फिजन का क्वेश्चन किया था, अब यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन देखो ना तो यहाँ पे फ्यूजन का क्वेश्चन है। इस टाइप से क्वेश्चन लिया गया है ताकि दोनों टाइप के क्वेश्चन कैसे हो ये आपको पता लगे। चलो पढ़ते हैं। अ स्टार हैड 100% हीलियम कॉम्पोजिशन एंड इट स्टार्ट्स टू कन्वर्ट 4He into 12C वाया द ट्रिपल अल्फा प्रोसेस। मतलब यहाँ पे कुछ अल्फा प्रोसेस हो रहा है, 3He मिलके 12C बना रहे हैं। क्यू का मतलब है कुछ एनर्जी रिलीज हो रही है। मास ऑफ स्टार दे दिया इतना है, और बोल रहा है पावर कितनी जनरेट हो रही है, पावर इतनी जनरेट हो रही है। पावर जनरेट का मतलब है 1 सेकंड में इतनी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, क्योंकि 1 सेकंड में अगर आप देखोगे ना, ये रिएक्शन जो होगी 1 सेकंड में बहुत सारे न्यूक्लियर रिएक्शन करेंगे। एक न्यूक्लियर तो करेगा नहीं, बहुत सारे न्यूक्लियर रिएक्शन करेंगे। तो होगा क्या, हमें यहाँ पे बताना क्या है, रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ 4He to 12C। ठीक है, अब सबसे पहले आप क्या करो, ये जो रिएक्शन है इसका क्यू वैल्यू निकालो। तो इसका क्यू वैल्यू जो आप निकालोगे, तो क्यू वैल्यू निकालेंगे तो क्या फॉर्मूला होता है, मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट इनटू C²। तो रिएक्टेंट का जो मास होगा, रिएक्टेंट का मास अगर आप देखो तो रिएक्टेंट में क्या आ रहा है 4He आ रहा है, तो 3 बार आ रहा है, तो 3 × 4.0026 माइनस प्रोडक्ट में क्या आ रहा है 12C आ रहा है, तो 12, और यहाँ पे जो यूनिट्स आएगी वो आएगी AMU, और इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे C²। AMU इंटू C² अपन पढ़ते हैं इस चैप्टर में, इसकी वैल्यू होती है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये अपन पढ़ते हैं। ठीक है, अगर आप देखो तो ये कितना आएगा 12.0078। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 0.0078 आ जाएगा, ये ऐसा कुछ आ गया। तो इसको अप्रोक्सीमेटली आप क्या मान सकते हो 0.008 मान सकते हैं, इंटू 931.5 MeV। मेगा MeV मतलब मेगा मतलब 10 की पावर 6, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19, ये हो जाएगा। ये आ रहा है समझ में? ठीक है, तो इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है, और ये जो आंसर आएगा ये जूल में आएगा। ये आंसर किस में आएगा, जूल में आएगा। ठीक है, तो ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, अब हमें बोल रखा है कि 1 सेकंड में इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है, तो पावर की वैल्यू कितनी है 5.808 इंटू 10 की पावर 30 वॉट। वॉट का मतलब होता है जूल पर सेकंड। 1 सेकंड में इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है। 1 सेकंड में अगर आप देखो तो बहुत सारी रिएक्शंस हो रही होंगी। एक रिएक्शन होता था तो इतनी एनर्जी रिलीज होती थी,
तो अपन लिख लेते हैं ये एनर्जी कितनी आ रही थी 0.008 इंटू 931.5 इंटू 1.6 इंटू, अगर आप इन दोनों को देख लो तो इन दोनों को आप देखोगे सिंप्लीफाई हो गया थोड़ा, तो 10 की पावर -13 हो गया। एक रिएक्शन में इतनी एनर्जी निकल रही है, लेकिन ऐसी बहुत सारी रिएक्शंस हो रही होंगी, और रिएक्शन कर कौन रहा है, रिएक्शन ये कर रहा है हीलियम, है ना। रिएक्शन कौन कर रहा है, हीलियम कर रहा है। तो ऐसा मान लो कि हीलियम के जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई थे वो कितने थे, n थे, ठीक है। तो अगर n ले लोगे तो रिएक्शन कितने करेंगे, n/3। जैसे 300 अगर ले लोगे, है ना, 300, तो 300 बार रिएक्शन थोड़ी होगी, 100 बार रिएक्शन होगी, क्योंकि एक रिएक्शन में कितने लग रहे हैं, 3 हीलियम के न्यूक्लियाई लग रहे हैं। तो अगर आप 300 लोगे तो रिएक्शंस कितनी बार होंगे, 100 बार होंगी, क्योंकि एक रिएक्शन में 3 यूटिलाइज होते हैं, तो 100 रिएक्शंस में 300 यूटिलाइज होंगे। तो अगर आप इसके n ले लोगे पार्टिकल्स, तो रिएक्शंस कितनी बार होंगी, n/3 बार। तो नंबर ऑफ रिएक्शंस कितनी होगी, n/3। n क्या ले लिया है हमने, कि जितने अल्फा पार्टिकल होंगे, ठीक है, एक सेकंड में जितने अल्फा पार्टिकल होंगे, है ना, रिएक्शन कर रहे होंगे, तो n/3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इंटू एनर्जी इतनी रिलीज हो रही है ना। और ये एनर्जी को किसके बराबर कर दोगे, है ना, टोटल एनर्जी जो रिलीज हो रही थी वो 5.808 इंटू 10 की पावर 30 के बराबर हो रही थी, ठीक है। तो इस टाइप से कुछ आ गया है, ठीक है। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ कितना आएगा, आपको n की वैल्यू निकालनी थी, तो n की वैल्यू हो जाएगी 5.808 इंटू ये 3 ऊपर चले गया, ठीक है, ये उस साइड चले जाएगा, तो यहाँ बन जाएगा 10 की पावर 43 बन गया, ठीक है, 10 की पावर 43 बन गया, अपॉन यहाँ नीचे अगर आप देखो तो यहाँ नीचे क्या बनेगा 0.008, यह बन जाएगा 931.5 इंटू यहाँ कितना आ गया 1.6, ऐसा कुछ आ गया, ठीक है। अब अगर आप देखो तो यहाँ पे जो बोल रखा है कि कितने इसका रेट निकालना है हमें, मतलब ये बताना है कि ये कितने, है ना, कितने न्यूक्लियाई खत्म हो रहे हैं। तो यहाँ पे पावर जो दे रखी है 42 दे रखी है, और अपनी पावर जो आ रही है 43 आ रही है। तो अपन ऐसा कुछ करेंगे, n की वैल्यू हो जाएगी 58 अप्रोक्सीमेटली, है ना, और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ कितना हो गया 0.008 इंटू कितना हो गया 931.5 इंटू कितना आ गया 1.6, ठीक है, इंटू 10 की पावर 42, मतलब मेरा जो आंसर होगा वो ये होगा, ठीक है। अब इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 58 इंटू 3, 58 इंटू 3 अगर आप करो तो 58 इंटू 3 कितना आ रहा है, 8 3 ज़ा 24, ठीक है, 8 3 ज़ा कितना आ रहा है 24, 5 3 ज़ा 15, 174, ठीक है। तो ये तो 174 आ गया ऊपर, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखो तो 931.5 इंटू 8, या 16 इंटू 8 कर लो, 16 इंटू 8 कितना होता है 48, तो 128, 16 इंटू 8 128 आ गया, और 0.0128 आ गया। मैंने क्या किया, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दिया, है ना, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो 4 डेसिमल आ जाएंगे, 0.0128 इंटू यहाँ कितना आ गया 931.5 इंटू 10 की पावर 42, ऐसा कुछ आ रहा है, ठीक है। तो अगर आप देखो तो यहाँ 0.01 बन रहा है, ठीक है, तो ये 0.01 बन गया, और 931.5 इसको 0.01 ही मान लो, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n की वैल्यू इस टाइप से आ जाएगी 174 इंटू 0.0128 इंटू 931.5 इंटू 10 की पावर 42। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा 1.5 इंटू 10 की पावर 42। तो मेरा ये वाला जो आंसर होगा ये 1.5 होगा, ये मेरा करेक्ट आंसर होगा। कैलकुलेशन करने के बाद आंसर 1.5 आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन अ रेडियो एक्टिव डीके, ये थोरियम था और ये लेड में कन्वर्ट हो रहा है ना, एक रेडियो एक्टिव रिएक्शन हो रहा है। रेडियो एक्टिव रिएक्शन मतलब रेडियो एक्टिव रिएक्शन में अल्फा बीटा एमिशन, गामा एमिशन, इस टाइप की चीजें होती हैं। तो यहाँ पे ये जब इसमें, है ना, ये प्रोडक्ट बनेगा तो कुछ पार्टिकल्स एमिट करेगा, दैट इज अल्फा बीटा, लेकिन यहाँ दे रखा है अल्फा और बीटा माइनस कर रहा है, ठीक है। तो देखो अल्फा पार्टिकल क्या होता है, अल्फा पार्टिकल होता था 4He2, है ना, 4He2 होता था। तो अगर आप देखो अल्फा पार्टिकल में ऊपर क्या आता है 4 और नीचे क्या आता है 2, है ना। तो अगर आप देखो न्यूक्लियॉन्स 4 हैं और 4He2, प्रोटॉन्स कितने हैं 2 हैं। तो अल्फा पार्टिकल जब भी होगा तो ऊपर 4 आएगा नीचे 2 आएगा, ठीक है। जब भी बीटा माइनस रिएक्शन होता है, बीटा माइनस, तो बीटा माइनस रिएक्शन जो होता है, देखो अल्फा डीके में तो ये बनता है। बीटा माइनस रिएक्शन जो होता है, बीटा माइनस रिएक्शन में क्या होता है, बीटा माइनस रिएक्शन में आप देखोगे एक न्यूट्रॉन देता है प्रोटॉन प्लस
प्लस ये वाला फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो अगर आप इसको इस टाइप से लिखो ए एक्स जेड, ठीक है, ये देगा ए एक्स इंटू जेड प्लस वन प्लस, ठीक है, ये वाला जो रिएक्शन होता है, ये वाला जो रिएक्शन होता है ये किसका होता है, बीटा माइनस का होता है, ठीक है, ये अपन पढ़ते हैं, ठीक है। और जो अल्फा वाला होता है उसमें ये निकलता है। तो आप देखोगे बीटा माइनस में ए तो सेम रहता है, ए में कोई भी फर्क नहीं आता, जबकि जब अल्फा वाला होता है तो अल्फा वाला इस टाइप से होता है, ए एक्स जेड देगा वाई ए माइनस फोर या जेड माइनस टू प्लस फोर एच ई टू, ऐसा कुछ देगा। तो जब आप अल्फा वाला देखोगे तो अल्फा वाले में अगर आप देखो तो ए में चेंज आता है, ए में ऊपर कितना चेंज आता है, 4 का, ए का ए माइनस फोर आता है और जेड का जेड माइनस टू आता है। तो आप देखोगे ए में 4 का चेंज आता है और जेड में 2 का चेंज आता है भाई, ठीक है। तो आप देख सकते हो भाई इसमें ए का चेंज नहीं है, इसमें ए का चेंज नहीं है, इसमें सिर्फ जेड का चेंज है, और इसमें ए का भी चेंज है, जेड का भी चेंज है। तो अगर ए में चेंज आ रहा है, ए में जो चेंज आ रहा है वो इसकी वजह से तो नहीं आ सकता है, वो इसकी वजह से आएगा, है ना, अल्फा की वजह से आएगा। तो ए में देख लो कितना चेंज आ रहा है, ए में अगर आप देखो तो माइनस करो, 32 माइनस 212 कितना आया, बोलो 20 आया। और जब अल्फा एमिट होता है तो ऊपर अल्फा जो होता है, अल्फा में न्यूक्लियॉन्स कितने होते हैं, 4 होते हैं, तो 4 से डिवाइड कर दो भाई, है ना, क्योंकि एक निकलता तो 4 आता, 2 निकलते तो 8, है ना, 12 16 20, तो 5 निकले होंगे, तो 20/4, तो कितने अल्फा पार्टिकल्स निकलेंगे, 5 निकले होंगे, तो एन अल्फा कितना हो गया, 5, ठीक है। अल्फा वाला जो है वो आप देखोगे ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो जेड है, जेड को कम करता है, लेकिन बीटा माइनस वाला जो है ये जेड को बढ़ाता है। तो आप सबसे पहले देखो अगर 5 निकले होंगे तो कमी नीचे कितने की आई होगी, है ना, ये 2 की कमी लेके आता है। तो 5 अल्फा पार्टिकल निकले हैं तो 5 इंटू 2, है ना, 80, मतलब 90 से 80 बनना चाहिए था, लेकिन 80 नहीं, उससे ज्यादा आ रहा है। ज्यादा इसलिए आ रहा है क्योंकि बीटा माइनस जेड को बढ़ा रहा है। तो कितना ज्यादा आ रहा है, 80 आना चाहिए था, आ कितना आ रहा है, 82 आ रहा है। इसका मतलब बीटा माइनस पार्टिकल्स कितने निकले होंगे, 2 निकले होंगे, तो बीटा माइनस पार्टिकल्स निकले होंगे 2, ठीक है। तो आप यहां पे बोलोगे अल्फा जो होंगे, अल्फा कितने निकलेंगे, 5, और बीटा माइनस कितने निकलेंगे, 2। तो यहां पे एन अल्फा की वैल्यू 5 होगी, तो यही सही आंसर होगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था रेडियो एक्टिविटी का। इन अ रेडियो एक्टिव मटीरियल द फ्रैक्शन ऑफ एक्टिव मटीरियल रिमेनिंग आफ्टर टाइम टी इज 9/16, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है याद करो, फॉर्मूला होता है n इज इक्वल टू एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी, ये फॉर्मूला जानते हैं अपन रेडियो एक्टिव वाला, ठीक है। ये कह रहा है कि किसी टाइम t के बाद, है ना, जो एक्टिव फ्रैक्शन है, एक्टिव फ्रैक्शन क्या होता है, इसको बोलते हैं एक्टिव फ्रैक्शन, n/n0, इसको एक्टिव फ्रैक्शन बोला जाता है। इसकी वैल्यू कितनी आती है, इसकी वैल्यू आ जाएगी e की पावर माइनस लैम्डा टी, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि भाई इसका एक्टिव फ्रैक्शन कितना है, 9/16 है, इज इक्वल टू ई की पावर माइनस लैम्डा टी, ठीक है। जब टाइम कितना था, मान लो t था, तो ये मेरे पास आ गया है। अब कह रहा है एक्टिव फ्रैक्शन बताओ रिमेनिंग आफ्टर टाइम t/2, तो दोबारा से फॉर्मूला लगाएंगे, n बराबर n0 इंटू ई की पावर माइनस लैम्डा, है ना, t की जगह क्या लिखूंगा, t/2, तो n/n0, इसी को बोला जाता है एक्टिव फ्रैक्शन। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ई की पावर माइनस लैम्डा टी और इस पूरे की पावर 1/2, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक्टिव फ्रैक्शन जो हो गया, एक्टिव फ्रैक्शन को लिख सकते हैं ई की पावर माइनस ऑफ लैम्डा टी, है ना, और इस पूरे की पावर कितनी हो गई, 1/2 हो गई, ठीक है। तो ई की पावर माइनस लैम्डा टी कितना था, देखो 9/16 था, तो आप देखोगे ये 9/16 था और इसकी पावर कितनी आ गई, 1/2, मतलब इसका स्क्वायर रूट करना है, तो 3/4 आ गया, ठीक है। तो 3/4 हो गया, तो मेरा आंसर सी करेक्ट हो गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एट द गिवन इंस्टेंट से t इक्वल टू 0 टू रेडियो एक्टिव सब्सटेंस ए एंड बी हैव इक्वल एक्टिविटीज, किसी समय पे दोनों की ए और बी की एक्टिविटीज क्या थी, इक्वल थी, ठीक है। तो मान लो कि ए की और बी की टाइम 0 पे एक्टिविटी कितनी थी, r0 और r0 थी, ठीक है। द रेशियो आर बी बाई आर ए ऑफ देयर एक्टिविटीज आफ्टर टाइम t itself decays with time as e to the power minus 3t। अगर आप इसकी एक्टिविटी निकालोगे किसी समय पे तो ऐसी कुछ आएगी, r इज इक्वल टू आर नॉट ई की पावर माइनस, अगर आप देखो तो ऐसा लिखोगे लैम्डा a इंटू टी, इसकी लिखोगे r इज इक्वल टू आर नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा b इंटू टी, ऐसा कुछ होगा। तो ये क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ आर बी बाई आर ए, बेसिकली ये जो चीज है इसको बोलोगे ये आर ए है और ये क्या है, आर बी। तो आर बी अपॉन आर ए, आर बी बाई आर ए कितना होगा, आर नॉट ई की पावर माइनस ऑफ लैम्डा बी इंटू टी अपॉन, यहां कितना आएगा, आर नॉट ई की पावर माइनस
लैम्डा ए इंटू टी, ऐसा कुछ आएगा। आर नॉट क्या हो गया, कैंसिल। तो ई की पावर कितना हो गया, लैम्डा ए माइनस ई ऊपर चले गया, लैम्डा बी इंटू कितना आ गया, टी, ऐसा कुछ आ गया। ठीक है, ऐसा कुछ आ गया। ठीक है, इसको इस टाइप से लिख लो। ठीक है भाई, ऐसा कुछ हो गया। अब इसको कंपेयर करो, ये कह रहा है कि ये जो रेशियो आ रहा था किसके बराबर आ रहा था, ई की पावर -3t के बराबर आ रहा था, है ना, यहाँ पे इसने दे रखा है। तो आप यहाँ कंपेयर करो तो ये ई की पावर आ रहा है माइनस ऑफ लैम्डा बी माइनस लैम्डा ए इंटू टी आ रहा है। तो अगर आप देखो टी की जगह टी है, माइनस की जगह माइनस है, लैम्डा बी माइनस लैम्डा ए कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो आप लिखोगे लैम्डा बी माइनस लैम्डा ए इज इक्वल टू कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है, आपको निकालना क्या है, द हाफ लाइफ ऑफ ए इज ln2। ठीक है, अब लैम्डा का फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा का फॉर्मूला होता है ln2 अपॉन टी हाफ। तो यहाँ लिखोगे ln2 अपॉन टी हाफ किसका, बी का, माइनस इसको लिखोगे ln2 अपॉन टी हाफ किसका, ए का, इज इक्वल टू कितना आ रहा था, 3, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ln2 अपॉन टी हाफ बी माइनस, है ना, टी हाफ ए का जो टी हाफ था वो दे रखा था आपको ln2। ठीक है, तो ए का टी हाफ आपको ln2 दे रखा है, तो ऐसा कुछ हो गया ln2 अपॉन ln2। ठीक है, इसका देखो ln2 दे रखा है, तो ln2 कैंसिल, ये कितना बन गया, 3। तो ln2 अपॉन टी हाफ किसका, b का, इज इक्वल टू कितना आ गया, 4, ऐसा कुछ हो गया। तो जब आप टी हाफ निकालोगे b का, तो टी हाफ जब आप निकालोगे b का तो कितना आ जाएगा, ln2 अपॉन नीचे कितना आ गया, 4, टी हाफ b का आ गया ln2 अपॉन 4। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ये वाला आंसर है भाई, ln2 अपॉन 4। तो ये आंसर हो गया। तो ऐसे कुछ रेडियो एक्टिविटी के क्वेश्चंस भी आते रहते हैं, तो आप इनको देखते रहिए। ठीक है, तो ऐसे करना है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ पीस ऑफ वुड फ्रॉम अ रिसेंटली कट ट्री शोज 20 डीकेज पर मिनट। ठीक है, कह रहा है कि कोई ट्री है, उससे अपने वुड काटी है और उसकी डीकेज इतने पर मिनट है, मतलब ये एक्टिविटी की बात कर रहा है, मतलब अभी एक्टिविटी इतनी है। अ वुडन पीस ऑफ द सेम साइज प्लेस्ड इन अ म्यूजियम shows 2 decays per minute. If the half-life of C14 is 5730 years, then the age of the wooden piece placed in the museum is approximately. ठीक है, देखो अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि शुरुआत में देखो आपको ये पता होना चाहिए कि जो एक्टिविटी होती है, एक्टिविटी को बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, C14 रेडियो एक्टिव है। ठीक है, शुरुआत में एक्टिविटी कितनी थी, 20 थी। ठीक है, अब धीरे धीरे समय के साथ एक्टिविटी क्या होगी, कम होगी, डिक्रीज होगी, डीके होगी। तो एक लकड़ी का टुकड़ा लिया हमने, जैसे मान लो एक डायनासोर की हड्डी है, तो डायनासोर की जो हड्डी होती है उसमें वो भी कार्बन की, उसमें भी कार्बन होता है, तो आपने उसको म्यूजियम में रख दिया। तो पहले जब हड्डी मिली थी, जब फ्रेश हड्डी होगी तो उसकी एक्टिविटी नापी हमने, तो उसकी एक्टिविटी ज़्यादा होगी, और कुछ सालों के बाद नापी हमने, तो कुछ सालों के बाद नापी तो उसकी एक्टिविटी कम होगी। वैसे ही इसकी एक्टिविटी कुछ सालों के बाद नापी तो एक्टिविटी कम होगी, सीधी सी बात है। पहले एक्टिविटी ज़्यादा थी, बाद में कितनी हो गई, कम हो गई। तो आपको टाइम बताना है, तो हम सिंपल फॉर्मूला लगाओ, एक्टिविटी को ऐसे बोलते हैं आर। तो आर इज इक्वल टू आर नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी, ये फॉर्मूला होता है। तो आप देखोगे अभी एक्टिविटी कितनी है, 2 है, तो एक्टिविटी को लिख दो 2। पहले कितनी थी, आर नॉट मतलब पहले कितनी थी, 20 थी, तो पहले कितनी थी, 20 इंटू ई की पावर माइनस ऑफ लैम्डा टी। अभी इसको ऐसे ही लिख लो। ठीक है, तो ई की पावर लैम्डा टी, ई की पावर लैम्डा टी कितना आ गया भाई, 10 आ गया, ऐसा कुछ आ गया। अब दोनों साइड लॉग ले लो। ठीक है, तो लॉग लोगे तो यहाँ लैम्डा टी तो नीचे आ गया, है ना, लॉग लोगे कौन सा, बेस ई वाला, तो ये ln10 बन गया, ln10। ठीक है, ln10 को लिख सकते हैं 2.303 लॉग 10 टू द बेस 10, मतलब ये वाली क्वांटिटी है तो 1 हो जाएगी। ठीक है, आपको टाइम निकालना है, तो टाइम कैसे निकालोगे भाई, 2.303 अपॉन लैम्डा। लैम्डा का फॉर्मूला क्या होता है, ln2 अपॉन टी हाफ। ठीक है, तो ऐसे लिखोगे 2.303, है ना, ये बन जाएगा ln2 अपॉन टी हाफ। टी हाफ की वैल्यू क्या थी, हाफ लाइफ आपको दे रखी है 5730, देखो ये वाली दे रखी है, तो ln2 अपॉन टी हाफ, तो टी हाफ कितना हो गया, 5730 ईयर्स, ऐसा कुछ हो गया। ठीक है, तो ln2 की वैल्यू कितनी होती है भाई, ln2 की वैल्यू होती है 0.693 इंटू यहाँ कितना आ जाएगा 5730 ईयर्स। ठीक है, तो अगर आप देखो तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2.3, इसको लगभग 7 लिख लो, इंटू यहाँ कितना हो जाएगा 5730 ईयर्स, ऐसा कुछ हो गया। तो ये 3 से थोड़ा सा बड़ा ही आएगा। ठीक है, ये 3 से थोड़ा बड़ा ही आएगा। तो अगर आप देखो ऑप्शंस, अगर हम देखें तो ऑप्शंस अगर आप देखोगे
तो ये 3 से बड़ा ही आएगा, मतलब ये लगभग 6000 के आसपास है, मतलब 18000 के आसपास आंसर आएगा। ठीक है, 18000 के आसपास, तो आंसर मेरा सी हो जाएगा। देखो ये नहीं हो सकता, ये नहीं, ये बहुत ज़्यादा है, तो आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, तो आप बोल सकते हो मेरा आंसर कितना हो गया, 19039 ईयर्स। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अब बच्चों हमने न्यूक्लियर फिजिक्स के काफ़ी क्वेश्चन कर लिए, अब हम यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स लेंगे। आप जानते हैं कि हर साल इसके क्वेश्चंस आ जाते हैं और लोग इसको नहीं पढ़ के जाते, तो ये जो टॉपिक है बहुत इजी टॉपिक है और ये बहुत जल्दी भी कंप्लीट हो जाएगा, तो इसको मत छोड़िएगा। तो आइए कुछ क्वेश्चंस इसके देखते हैं। इन अ वर्नियर कैलिपर्स पढ़ाया जाता है। वर्नियर कैलिपर्स में आपने देखा होगा कि एक मेन स्केल होता है और एक वर्नियर स्केल होता है। मेन स्केल में यूजुअली 10 डिविजन्स होते हैं और वर्नियर स्केल में भी 10 डिविजन्स होते हैं, और आपको इस टाइप से पढ़ाया जाता है जनरली कि 9 मेन स्केल डिविजन्स इक्वल टू 10 वर्नियर स्केल डिविजन्स के बराबर होता है। जनरली जो एक मेन स्केल डिवीजन होता है ये 1 मिलीमीटर का होता है, तो आप इसको 1 मिलीमीटर भी लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 10 VSD। तो यहां से 1 VSD की वैल्यू कितनी आ जाती है, 0.9 मिलीमीटर। मतलब यानी कि जो वर्नियर स्केल होता है उसके जो डिविजन्स होते हैं उनकी जो लेंथ होती है वो मेन स्केल डिविजन्स की लेंथ से कम होती है। मेन स्केल डिवीजन की जो लेंथ होती है वो 1 मिलीमीटर होती है और वर्नियर स्केल की यूजुअली 0.9 होती है। कुछ नहीं दे रखा हो तो ये मानना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, इन अ वर्नियर कैलिपर्स 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, ये वर्नियर स्केल डिवीजन जो होता है ये 0.9 मिलीमीटर का होता है, इज ऑलवेज स्मॉलर देन 1 मेन स्केल डिवीजन। 1 मेन स्केल डिवीजन कुछ नहीं दे रखा तो 1 मिलीमीटर का होगा, ये इससे छोटा है, तो ये तो करेक्ट है भाई। द वर्नियर कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, वर्नियर कांस्टेंट का मतलब होता है लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट कैसे निकालते थे, 1 MSD माइनस 1 VSD। ठीक है, ये जो लीस्ट काउंट होता है इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं वर्नियर कांस्टेंट। ठीक है, तो जब आप निकालेंगे तो ये कितना आएगा, 1 MSD आता था 1 मिलीमीटर, ये कितना था 0.9 मिलीमीटर, तो ये आंसर कितना आ जाएगा 0.1 मिलीमीटर, ये आ जाएगा। ठीक है, तो आप यहां पे देखोगे क्या बोल रखा है, द वर्नियर कांस्टेंट इज गिवन बाय 1 मेन स्केल डिवीजन मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ वर्नियर स्केल, तो गलत है। जब वर्नियर कांस्टेंट निकालते हो तो क्या होता है 1 MSD माइनस 1 VSD, ये तो कह रहा है मल्टीप्लीकेशन से आएगा, तो ये तो गलत हो गया। मतलब ये वाला स्टेटमेंट क्या है, गलत, और ये वाला क्या है, सही। तो स्टेटमेंट 1 क्या होगा, ट्रू होगा, स्टेटमेंट 1 ट्रू होगा, पर स्टेटमेंट 2 क्या होगा, फॉल्स होगा, तो ये वाला आंसर मेरा करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ स्क्रू गॉज का क्वेश्चन आ गया, स्क्रू गॉज भी आपको पढ़ना है क्योंकि इसके भी क्वेश्चन आते रहते हैं। द लीस्ट काउंट ऑफ अ स्क्रू गॉज इज 0.01। लीस्ट काउंट का फॉर्मूला जानते हो स्क्रू गॉज का, इसको बोलते हैं पिच, है ना, पिच। पिच को एक काम करते हैं P से रिप्रेजेंट कर देते हैं, पिच अपॉन नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिविजन। नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिविजन्स को मान लो n, मान लो n। तो ये कह रहा है लीस्ट काउंट कितना था 0.01 था, पिच कितनी थी P थी, और नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन कितने थे, n थे। इफ द पिच इज इंक्रीज्ड बाय 75%, अभी कह रहा है भाई पिच को बढ़ा दिया, पिच पहले तो P थी, अब 75% से बढ़ा दिया, है ना, तो पहले तो P थी, बढ़ाने का मतलब है आपने इसमें ऐड कर दिया, है ना, क्या कर दिया, ऐड कर दिया, कितना 75%, 75% मतलब 75/100 इंटू P, ये ऐड कर दिया। ठीक है, और नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल, इसको रिड्यूस कर दिया 50% से, तो पहले तो n थे, रिड्यूस करने का मतलब माइनस कर दिया, 50% मतलब 50/100 इंटू n, है ना, ऐसा कुछ हो गया। ठीक है, इज इक्वल टू न्यू लीस्ट काउंट, है ना, तो LC डैश बोल देते हैं, नया जो लीस्ट काउंट है उसको LC डैश बोल देते हैं। अब आप क्या करोगे, अब आप इसको देखो तो यहाँ अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये बेसिकली कितना हो जाएगा 3, और यहाँ कितना हो जाएगा 4। ठीक है, तो यहाँ कितना बन जाएगा 7P/4। इसको करोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ बन जाएगा n/2 इज इक्वल टू न्यू लीस्ट काउंट। ठीक है, तो जब आप नया वाला लीस्ट काउंट निकालोगे तो नया वाला लीस्ट काउंट जब आप निकालोगे तो कितना आएगा 7/2 इंटू P/n, ऐसा कुछ आएगा, ऐसा कुछ है। P/n कौन सा था, P/n था पुराना वाला लीस्ट काउंट, तो नया वाला जो लीस्ट काउंट है वो ऐसा कुछ आ जाएगा। ठीक है, पुराना वाला लीस्ट काउंट कितना था, पुराना वाला लीस्ट काउंट था P/n 0.01, तो आप बोलोगे, है ना, ये कितना बन गया 7/2 मतलब 3.5 इंटू 0.01। ठीक है, और यूनिट जो थी वो मिलीमीटर की थी, तो आंसर मुझे मिलीमीटर में ही देना है, तो मिलीमीटर हो गया। लेकिन आंसर देखो किस फॉर्म में देना है, 10⁻³ के फॉर्म में देना है। तो अगर आप इसको देखोगे कन्वर्ट करोगे तो ये बन जाएगा 35 इंटू 10⁻³ मिलीमीटर।
तो यहाँ पे आ जाएगा 35 इंटू 10⁻³ ऐसा कुछ हो गया। तो मतलब मेरा आंसर कितना हो गया, 35 हो गया है ना, 35। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ ग्लास स्लैब अ ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप इज यूज्ड हुज मेन स्केल कंटेन्स 300 इक्वल डिविजन्स इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। ये कह रहा है कि कोई ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप यूज करते हैं जिसके 300 डिविजन्स जो है, ठीक है, 300 डिविजन्स किसके, मेन स्केल के, इनकी वैल्यू जो है वो किसके बराबर है, 15 सेंटीमीटर। मतलब 300 मेन स्केल डिविजन्स की वैल्यू कितनी है, 15 सेंटीमीटर के बराबर। तो इससे क्या करो, एक मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू निकाल लो। एक मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू कितनी होगी, 15 अपॉन नीचे कितना आ गया, 300 सेंटीमीटर। ठीक है, तो डिवाइड कर दो, तो यहाँ कितना आ गया, ये बन जाएगा 1/20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एक मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू होगी 1/20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसमें बताना है द वर्नियर स्केल अटैच्ड टू द माइक्रोस्कोप हैज 25 डिविजन्स एंड इट इज इक्वल टू 24 डिवीजन ऑफ द मेन स्केल। तो लीस्ट काउंट निकालना है। ठीक है, तो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला अपन पढ़ते हैं, है ना, वर्नियर स्केल में क्या फॉर्मूला होता था, b माइनस a अपॉन b इंटू MSD, है ना। अब बोलोगे सर b और a क्या है, हमें पता है यहाँ पे 25 डिविजन्स, है ना, 25 VSD इज इक्वल टू क्या होता था, 24 MSD अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना, बोल रखा है 25 डिविजन वर्नियर स्केल के 24 के बराबर है। तो 25 को बोलते थे B और इसको क्या बोलते थे A। तो आप लीस्ट काउंट निकालो कितना आएगा, 25 माइनस 24 अपॉन 25 इंटू MSD। ठीक है, इंटू MSD आ गया, तो यहाँ कितना हो जाएगा 1/25 इंटू MSD। MSD की वैल्यू कितनी थी, MSD की वैल्यू थी 1/20, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 1/25 इंटू 1/20। ठीक है, तो यहाँ कितना आ जाएगा 1/500। ठीक है, तो 0.2 अपॉन नीचे 100 आ गया, तो आ जाएगा 0.002 ये आ जाएगा, है ना। और आंसर किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर में। ठीक है, 0.002। ठीक है, तो मेरा आंसर कौन सा हो जाएगा, बी, ये ऑप्शन मेरा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिगर 1 शोज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द मेन स्केल एंड वर्नियर स्केल बिफोर मेजरमेंट। यहाँ पे आपको मेन स्केल दिख रहा है और यहाँ आपको वर्नियर स्केल दिख रहा है। बेसिकली ये जो मेन स्केल है, मतलब वर्नियर कैलिपर्स वाला क्वेश्चन है, मेन स्केल हो गया, ये वर्नियर स्केल हो गया। फिगर 2 shows the configuration corresponding to the measurement of diameter of a tube. The measured value is, ठीक है, मतलब वर्नियर कैलिपर का क्वेश्चन है और वर्नियर कैलिपर के क्वेश्चन में सीधा सीधा भाई कह रहा है कि भाई रीडिंग बताओ, है ना, डायमीटर को अपन नाप रहे हैं। तो देखो, जब भी आपके पास दो डायग्राम हो रखे हो तो हमेशा आपको ध्यान रखना है, जो पहला डायग्राम होगा वो आपको एरर बताएगा। ठीक है, लेकिन अगर दोनों के जीरो, ये मेन स्केल का जीरो होता है और ये वर्नियर स्केल का जीरो होता है, अगर ये दोनों कोइंसाइड करते हैं तो अपन बोलते हैं कि इंस्ट्रूमेंट में कोई भी जीरो एरर नहीं है। तो आप यहाँ पे बोलोगे इस केस में जो जीरो एरर होगा दैट विल बी इक्वल टू जीरो, मतलब ये परफेक्ट इंस्ट्रूमेंट है, इसमें कोई भी जीरो एरर नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे अपन देखते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हमने बोला कि 10 वर्नियर स्केल डिवीजन, है ना। आप देख सकते हो यहां से यहां तक गिनोगे तो आएंगे 10, है ना। ये 10 किसके साथ कोइंसाइड कर रहे हैं, देखो इसके साथ कोइंसाइड कर रहे थे, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो आप बोलोगे 10 वर्नियर स्केल डिवीजन 7 मेन स्केल डिवीजन के साथ कोइंसाइड कर रहे हैं। अब ये लीस्ट काउंट निकालने में, है ना, फायदा करेगा। लीस्ट काउंट कैसे निकालते थे, है ना, आप चाहो तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। लीस्ट काउंट का फॉर्मूला होता था b माइनस a अपॉन b इंटू MSD करके होता था, है ना। अगर आप देखो तो यार ये वाला जो था ये b था और ये वाला क्या था, a था, तो b की वैल्यू कितनी थी, 10 थी, माइनस 7 अपॉन 10 इंटू MSD। MSD मतलब इसको बोलते थे 1 MSD, मतलब ये जो है 1 MSD था, ये 1 MSD की वैल्यू कितनी थी, ये 1 मिलीमीटर थी, तो इसको लिख दिया मैंने 1 मिलीमीटर। ठीक है, तो यह कितना हो गया 3/10 इंटू 1 मिलीमीटर, तो आंसर कितना आ गया 0.3 मिलीमीटर। मतलब इसकी लीस्ट काउंट देखो ये आ गई। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट की लीस्ट काउंट निकाल ली, जीरो एरर बता दिया भाई जीरो है। अब रीडिंग नापते हैं। रीडिंग कैसे नापेंगे, आप सेकंड वाला फिगर देखेंगे, है ना, फिगर 1 था, ये फिगर 2 था, सेकंड वाला जो फिगर है उसको देखते हैं। तो सबसे पहले जब रीडिंग निकालनी होती है तो अपन देखते हैं वर्नियर स्केल का जीरो, है ना, ये वर्नियर स्केल का जीरो है, आप देख सकते हो ये इन दोनों के बीच में, है ना, इन दोनों के बीच में। तो अगर आप देखो ये पूरा 1 सेंटीमीटर था, तो ये वाला कितना होगा, ये होगा 1 मिलीमीटर, यानी कि 0.1 सेंटीमीटर। तो आप देखोगे जो रीडिंग मेरी आ रही है वो ऐसी कुछ आ रही है कि भाई 0.1 से ज्यादा है और 0.2 से कम है, तो अपन बोलेंगे जो मेन स्केल रीडिंग है वो 0.1 छोटी वाली रीडिंग होगी। तो जब अपन इसकी रीडिंग निकालेंगे
तो इसकी जब आप रीडिंग निकालोगे तो आप बोलोगे इसकी मेन स्केल की जो रीडिंग आ रही थी वो कितनी आ रही थी, 0.1 सेंटीमीटर आ रही थी प्लस। अब देखोगे कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है ना, पहला ही कोइंसाइड कर गया। देखो ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, कोइंसाइड कर गए कि नहीं भाई। देखो दूसरा नहीं कर रहा, तीसरा नहीं कर रहा, चौथा पांचवा कोई भी देख लो नहीं कर रहा, पहला ही कोइंसाइड कर गया, तो आप बोलोगे पहला ही कोइंसाइड कर गया, ठीक है। तो आप बोलोगे पहला कोइंसाइड कर गया इनटू लीस्ट काउंट माइनस जीरो एरर, ये फॉर्मूला होता है, और जीरो एरर तो बेसिकली जीरो है, ठीक है। अब आप यहाँ पे वैल्यूज डाल देंगे तो यहाँ कितना होगा, 0.1 सेंटीमीटर प्लस लीस्ट काउंट निकाला था, लीस्ट काउंट कितना था, 0.3 मिलीमीटर। अगर सेंटीमीटर में देखोगे तो कितना आएगा, 0.03 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये बन जाएगा 0.03 सेंटीमीटर, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 0.13 सेंटीमीटर। तो ये मेरा आंसर आ जाएगा, मतलब रीडिंग कितनी आ गई, 0.13 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखते हैं अपना आंसर क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा 0.13 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस टाइप से अपन वर्नियर कैलिपर्स का क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए स्क्रू गॉज का आया है, ठीक है। स्क्रू गॉज, यहां भी आप देख सकते हो दो डायग्राम दे रखे हैं, तो हमेशा याद रखना जो पहला डायग्राम होगा उससे अपन जनरली जीरो एरर निकालते हैं, और दूसरा डायग्राम जो होता है आप देख सकते हो यहाँ पे एक बॉल फिट हो गई, तो दूसरे से अपन रीडिंग निकालेंगे, ठीक है। एक बार पढ़ लेते हैं इन अ स्क्रू गॉज, ठीक है, इसको अंडरलाइन कर लेते हैं। जीरो ऑफ द मेन स्केल कोइंसाइड विद द फिफ्थ डिवीजन, ये कह रहा है कि भाई जो जीरो था मेन स्केल का, ठीक है, यहाँ पे जो जीरो था वो आप देख सकते हो फिफ्थ के साथ कोइंसाइड कर रहा था, ठीक है। तो मेन स्केल का जीरो फिफ्थ के साथ कोइंसाइड कर रहा था, तो आप देखोगे इसकी लीस्ट काउंट, हाँ सबसे पहले लीस्ट काउंट निकालो, तो इसकी लीस्ट काउंट बेसिकली क्या होती है, लीस्ट काउंट होती है पिच अपॉन नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। तो आप देख सकते हो कि इसके डिविजन्स कितने थे, वो 50 थे, और इसने बोल रखा है इट मूव 0.5 मिलीमीटर ऑन द मेन स्केल इन वन रोटेशन, मतलब इसकी पिच दे रखी है 0.5 मिलीमीटर, ठीक है। तो जब आप इसकी पिच निकालोगे तो पिच कितनी हो गई, 0.5 मिलीमीटर अपॉन डिविजन्स कितने थे, 50 थे, तो जब आप निकालोगे तो आ जाएगा 1/100 मिलीमीटर, ठीक है। लीस्ट काउंट आ गया। अब एक काम करते हैं, जीरो एरर भी दिखते हैं। ये परफेक्ट इंस्ट्रूमेंट नहीं है, क्योंकि अगर परफेक्ट इंस्ट्रूमेंट होता तो आप बोलते ये वाली जो लाइन होती है ना, ये वाली, ये बेसिकली ये आपका सर्कुलर स्केल होता है, ठीक है, इस टाइप का सर्कुलर स्केल के जीरो के साथ कोइंसाइड करती है। लेकिन हो क्या रहा है कि ये जो लाइन है ना, ये जीरो नीचे आ रहा है, 1 2 3 4 5, ये पांचवे के साथ कोइंसाइड कर रही है, ये वाली लाइन है ना, देख सकते हो आप। तो इसके अंदर जीरो एरर है। कौन सा जीरो एरर है, पॉजिटिव वाला है। तो जीरो एरर कैसे निकालते हैं, आप देखोगे कौन सा कोइंसाइड कर रहा है, पांचवा, तो लिख दिया प्लस, कौन सा कोइंसाइड कर रहा है, पांचवा, तो 5 लिखा इनटू लीस्ट काउंट, ऐसा कुछ हो गया, ये जीरो एरर हो गया, ठीक है। जीरो एरर निकाल लिया, लीस्ट काउंट निकाल लिया। सबसे पहले यही दोनों निकालने हैं, उसके बाद आप रीडिंग निकालेंगे। तो रीडिंग कैसे निकालेंगे, देखो रीडिंग निकालने के लिए आप दूसरा डायग्राम देखिए, आप देख सकते हैं कि ये 0 था, ये 1 था, ये 2 था, है ना। बेसिकली अगर आप इसको देखोगे तो ये 2 था, ठीक है। तो जब आप रीडिंग देखोगे तो रीडिंग में क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। अब यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट है, जब भी आपके पास स्क्रू गॉज हो ना और आपके पास यहाँ पे कोई यूनिट नहीं लिखी हो, तो हम क्या करते हैं, ये मान लेते हैं कि जैसे यहाँ पे रीडिंग जो आ रही है वो 2 आ रही है ना। तो 2 क्या लिखूं मैं, मिलीमीटर लिखूं, सेंटीमीटर लिखूं, क्या लिखूं, मुझे तो पता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बता ही नहीं रखा भाई यूनिट कौन सी लेनी है। जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में आप देख सकते हो यहाँ पे सेंटीमीटर लिखा हुआ है, ठीक है, तो मतलब ये पूरा 1 सेंटीमीटर था, लेकिन यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ है कि मैं इसको क्या लूं भाई, मिलीमीटर लूं, सेंटीमीटर लूं, मतलब एक डिवीजन की लेंथ क्या लूं मैं। तो जब भी ऐसा कुछ नहीं दे रखा हो तो आप क्या करेंगे, जो भी आपकी रीडिंग आ रही है, जैसे यहाँ पे रीडिंग 2 आ रही है, उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे पिच से। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, उसको पिच से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 को आप किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, पिच से, ठीक है। तो पिच से मल्टीप्लाई कर दिया, बेसिकली ये जो हो गया इसको बोलेंगे ये मेरी मेन स्केल रीडिंग है, ठीक है। प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग जो थी, आप देख सकते हो ये जो लाइन है, ये वाली जो लाइन होती है, ये आप देख सकते हो 25 के साथ कोइंसाइड कर रही है, तो आप बोलोगे 25 इंटू लीस्ट काउंट, है ना। सर्कुलर स्केल रीडिंग 25 थी, उसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। और हमें पता है कि जीरो एरर को हमेशा क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं ना, जीरो एरर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इसको अपन लिखेंगे 2 इंटू पिच। पिच बताओ भाई कितनी थी, पिच थी 0.5 मिलीमीटर, ठीक है। तो आप लिखोगे 2 इंटू ये कितना बन गया, 0.5 मिलीमीटर, यूनिट साथ में लिख लेंगे ताकि कोई गलती के चांसेस नहीं हो। ये बन जाएगा 25 लीस्ट काउंट माइनस जीरो एरर। जीरो एरर की वैल्यू कितनी थी, 5 लीस्ट काउंट, तो ये बन जाएगा 5 लीस्ट काउंट। 25 और 5 कितना हो गया, 20 हो गया। तो आप बोल दोगे ये 1 मिलीमीटर हो गया प्लस 20 लीस्ट काउंट हो गया। लीस्ट काउंट की वैल्यू अगर हम देखें तो आ रही है 1/100 आ रही है, तो ऐसे लिखेंगे 1 मिलीमीटर प्लस 20/100 मिलीमीटर। तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, 1.20 मिलीमीटर।
ठीक है, तो इसकी जो रीडिंग आ गई कितनी आ गई 1.20 मिलीमीटर। यहाँ पे काफ़ी लोग कॉमन मिस्टेक करते हैं कि 2 देख लेते हैं और 2 के आगे मिलीमीटर लगा देते हैं। मिलीमीटर नहीं लगाना है, 2 को पिच से मल्टीप्लाई करना है अगर यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हो। ठीक है, तो आंसर मेरा कितना होगा 1.20 मिलीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन। जैसे कि हमने देखा था इस एपिसोड में अपन 3 टॉपिक्स या 3 चैप्टर्स कवर करने जा रहे हैं। हमने मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स कवर कर लिया है ना, हमने अब न्यूक्लियाई कवर कर लिया है। अब सेमीकंडक्टर की बारी है, तो उसके कुछ क्वेश्चंस कवर करेंगे। और सेमीकंडक्टर्स में जनरली क्वेश्चन पीएन जंक्शन से आते हैं। ठीक है, आपके सर्किट के क्वेश्चन आ जाते हैं और लॉजिक गेट्स के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो उसी टाइप के क्वेश्चंस अपन कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं। काफ़ी थ्योरेटिकल चैप्टर है सेमीकंडक्टर, थोड़ी बहुत आपको थ्योरी पता होनी चाहिए। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, कंसिडर एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर जो होता है उसमें माइनॉरिटी या मेजॉरिटी क्या होता है एकदम आपको पता होना चाहिए। मेजॉरिटी क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, और पेंटावेलेंट एटम होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए, पता होगा तभी कर पाओगे। ठीक है, इन विच Ne and NH आर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। होल्स आर माइनॉरिटी कैरियर्स। ठीक है, तो होल्स इसमें माइनॉरिटी कैरियर्स होते हैं, ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है भाई, तो ये तो करेक्ट है। द डोपेंट इज अ पेंटावेलेंट एटम, ये भी करेक्ट है, ये आपको पता होना चाहिए। एक ये आपने पढ़ा होगा कि जब सेमीकंडक्टर में कोई भी एन टाइप या पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है तो अपन ये फॉर्मूला लगा सकते हैं Ne into NH इज इक्वल टू Ni²। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है, इज नॉट इक्वल टू, तो ये तो गलत हो गया भाई, क्योंकि ये तो इक्वल टू होता है। डी वाला कह रहा है Ne into NH इज ग्रेटर देन Ni², तो ये भी गलत हो गया, हमें पता है ये इक्वल टू होता है। ठीक है, अगर हम देखें द होल्स आर नॉट जनरेटेड ड्यू टू द डोनर्स, द होल्स आर नॉट जनरेटेड ड्यू टू द डोनर्स। जो डोनर होता है आप देख सकते हो वो पेंटावेलेंट होता है। पेंटावेलेंट जैसे कि फास्फोरस हो गया, तो फास्फोरस जो होता है जब बॉन्ड बनाएगा कार्बन के साथ तो 4 बॉन्ड बना सकता है और एक इलेक्ट्रॉन जो होगा उसका खाली रह जाएगा और उसको ये दे सकता है। ठीक है, तो ये अपने साथ इलेक्ट्रॉन्स लेके आता है, होल्स नहीं लेके आता। तो होल्स जो होते हैं वो इस प्रोसेस से जनरेट नहीं होते, वो जैसे नेचुरली जनरेट होते हैं वैसे ही होंगे। तो होल्स आर नॉट जनरेटेड ड्यू टू द डोनर्स, ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, तो इसका आंसर ए, बी और ई ये तो करेक्ट होगा। तो ए, बी और ई मतलब ये वाला ऑप्शन मेरा करेक्ट हो जाएगा, दैट विल बी ए, बी एंड ई। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन काफी बार आ चुका है एग्जाम में। आप जैसे कि देख सकते हैं इधर पीएन जंक्शन डायोड्स बने गए हैं और बोला जा रहा है कि भाई इनमें से फॉरवर्ड बेस्ड डायोड कौन सा है। ठीक है, अगर ऐसे पीएन जंक्शन डायोड होता है, ठीक है, तो फॉरवर्ड में क्या होता है कि ये कनेक्टेड होना चाहिए, जैसे बैटरी आप बना रहे हो तो ये बेसिकली कनेक्टेड होना चाहिए किससे, पॉजिटिव टर्मिनल से, है ना। और ये वाला किससे कनेक्टेड होना चाहिए, नेगेटिव टर्मिनल से। मतलब पी वाला पॉजिटिव से, एन वाला नेगेटिव से, इस टाइप से कुछ होना चाहिए, तब ये फॉरवर्ड बायस होता है। ठीक है, मतलब ये वाला बेसिकली हाई पोटेंशियल पे होना चाहिए और ये वाला लो पोटेंशियल पे होना चाहिए, तो इसी चीज का ध्यान रखना है। चलो करके देखते हैं। ठीक है, ये पी वाला था, पी वाला -10 पे था, है ना, और एन वाला 0 वोल्ट पे था। तो पी वाला अब देखो इसकी पोटेंशियल लो है ना, ये बेसिकली लो पोटेंशियल है और ये बेसिकली क्या है, हाई पोटेंशियल है ना, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, पी वाला किससे कनेक्टेड होना चाहिए, हाई पोटेंशियल से। ठीक है, बी वाला ऑप्शन में देखो तो बी वाला जो ऑप्शन था आप देख सकते हो ये पी वाले साइड है, ये हाई पोटेंशियल है और ये क्या है, लो पोटेंशियल। पी वाला हाई पोटेंशियल से कनेक्टेड होना चाहिए, लो पोटेंशियल से, तो ये तो करेक्ट है भाई। ठीक है, चलो ये वाला देखो, पी वाला जो है, पी वाला किससे कनेक्टेड होना चाहिए, हाई पोटेंशियल से, है ना, ये हाई पोटेंशियल था और ये क्या था, लो पोटेंशियल था। ठीक है, तो ये भी करेक्ट है भाई। अगर आप देखो ये था, इसके साइड अगर हम देखें तो यहाँ पे -10 है और साइड -5 है, ये किससे कनेक्टेड, लो पोटेंशियल से, और ये क्या है, हाई पोटेंशियल, तो ये तो नहीं हो सकता है, तो गलत हो गया। ठीक है, अगर आप ये वाला देखें तो इसके इस साइड 2 वोल्ट है और इसका मतलब होता है कि इसको अर्थ कर दिया, मतलब पोटेंशियल 0 हो गई। ठीक है, तो पी वाला हाई से है और एन वाला 0 वोल्ट, मतलब बेसिकली ये लो पोटेंशियल हो गया, तो ये भी करेक्ट हो गया। तो आपके जो फॉरवर्ड बायस हो गए कौन कौन से हो गए, बी हो गया, सी हो गया, ई हो गया। ठीक है, तो बी हो गया, सी हो गया, ई हो गया, तो मेरा ऑप्शन चौथा वाला करेक्ट हो जाएगा। तो अपन बोलेंगे कि ये तीनों के तीनों क्या थे, फॉरवर्ड बायस। सिंपल सा क्वेश्चन था, ऐसे आप इसको कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेफर टू द फॉलोइंग सर्किट डायग्राम, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस आर करेक्ट। ठीक है, आपके सामने एक सर्किट डायग्राम दे रखा है। ठीक है, देखो आराम से देख लो, ट्राई भी कर सकते हो। फिर आपको देखना है कि भाई यहाँ पे कुछ चीजें लिखी गई हैं, कौन कौन से ऑप्शंस करेक्ट होते हैं। ठीक है, अब आपको कैसे करना है, देखो
ये पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का, ये नेगेटिव है, मतलब यहां बनेगा हाई पोटेंशियल, यहां क्या बनेगा लो पोटेंशियल। ठीक है, तो आप देखोगे यहां हाई पोटेंशियल बनेगा ऐसे, है ना, और यहां क्या बनेगा लो पोटेंशियल। तो आप देख सकते हो जो डायोड है, डायोड जो कनेक्टेड है, आप देख सकते हो इसका जो एक एंड है ये किससे कनेक्टेड है, हाई पोटेंशियल से, और ये वाला एंड किससे कनेक्टेड है, लो पोटेंशियल से कनेक्टेड है। तो ये जो डायोड होगा ना, पी वाला हाई से कनेक्टेड है, एन वाला लो से कनेक्टेड है, तो ये जो डायोड होगा आप ये बोलोगे ये डायोड कैसे काम करेगा, ये फॉरवर्ड बायस्ड हो जाएगा। फॉरवर्ड बायस्ड, फॉरवर्ड बायस्ड का मतलब है इसकी रेजिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाएगी, जीरो, रेजिस्टेंस इसकी जीरो हो जाएगी। मतलब ये जो है ये किसकी तरह काम करेगा, एक कनेक्टिंग वायर, किसकी तरह काम करेगा, एक कनेक्टिंग वायर की तरह काम करेगा। मतलब आप सीधा सीधा इस डायोड को हटा के एक कनेक्टिंग वायर लगा सकते हो। ठीक है, तो इस सर्किट को ड्रॉ करते हैं दोबारा, तो देखो ऐसा कुछ होगा, यहां पे बना दिया था एमीटर। ठीक है, ठीक है, ये बन गया 4 4 और 4। ठीक है, ये 4 हो गया, ये 4 हो गया, और ये 4 हो गया। ठीक है, ये बैटरी 6 वोल्ट की थी। ठीक है, बैटरी 6 वोल्ट की थी, इसको मैंने कनेक्टिंग वायर से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो आप इस सर्किट को भूल जाइए, और ये वाला जो सर्किट है ना इस पे ध्यान दीजिए। ठीक है, ये सर्किट मेरा बन गया है। अब देखते हैं भाई क्या क्या पूछ रहा है, द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। ठीक है, अब ये दोनों किस में है, ये दोनों है पैरेलल में, तो 4 और 4 का कितना हो गया, 2 हो गया, 2 और 4 कितना हो गया, 6 हो गया। तो आप बोलोगे इसका जो आर इक्विवेलेंट होगा, आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा बताओ, 6 ओम हो जाएगा, है ना। तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट इज 6 ओम, तो करेक्ट है। द रीडिंग इन द मीटर इज 1 एम्पियर। ठीक है, रीडिंग निकालनी है, तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है, देखो आपने इक्विवेलेंट निकाल लिया, इस पूरे का कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, बैटरी कितने की है, 6 वोल्ट की, तो 6/6 ओम्स लॉ लगा रहा हूं, तो आंसर कितना आ गया, 1 एम्पियर आ गया। तो आप बोलोगे करंट सर्किट में कितना है, 1 एम्पियर है, तो ये भी तो करेक्ट है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए एंड बी इज 4 वोल्ट्स। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी, ए बी कौन सा था, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी मतलब ये वाला, ये कह रहा है कि इसकी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी कितना है, 4 वोल्ट्स, और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सी डी इज 4 वोल्ट्स। ठीक है, तो बेसिकली ये ए बी है। ठीक है, तो आप इसको कैसे कर सकते हो, देखो क्या आप इसको ऐसे देख सकते हो, यहां से करंट कितना आ रहा था, अगर आप देखो तो करंट कितना आ रहा था भाई, 1 एम्पियर आ रहा था, यहाँ कितना करंट आ रहा था, 1 एम्पियर आ रहा था, यहाँ कितना करंट आ रहा था, 1 एम्पियर निकाला था अभी अपने, 1 एम्पियर करंट आ रहा था। अब जल्दी से बताओ, जब 1 एम्पियर करंट इधर आएगा तो इसके पास दो रास्ते होंगे, एक इधर जाएगा एक नीचे जाएगा। अब ये दोनों ही बराबर है और पैरेलल में, तो पैरेलल में तो करंट डिवाइड हो जाता है, और दोनों ही बराबर है तो इक्वल इक्वल डिवाइड होगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा 1/2, और आगे भी कितना आ जाएगा 1/2, तो यहाँ कितना गया 1/2। ठीक है, अब पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेते हैं, बताओ किसके अक्रॉस निकालनी है, अक्रॉस ए बी, ए बी मतलब ये वाला। ठीक है, तो अगर आप यहां से यहां तक पोटेंशियल डिफरेंस निकालोगे, यहां से यहां तक जब आप पोटेंशियल डिफरेंस निकालोगे, मान लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस ये कितनी है, वी ए बी, तो वी ए बी जब आप निकालोगे तो बताओ करंट कितना था, करंट था 1/2, और रेजिस्टेंस कितनी थी, 4 थी, तो जब आप पोटेंशियल डिफरेंस निकालोगे तो कितनी आएगी भाई, 2 वोल्ट आ जाएगी। लेकिन ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है 4 वोल्ट, तो गलत हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सी डी, सी डी कौन सा था, सी डी ये वाला था, ये वाला। ठीक है, सी डी, तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसको सी डी बोल दो, है ना, यहां से यहां तक। अब आप ये भी निकाल सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सी डी, कैसे निकालेंगे बताइए, करंट कितना आ रहा था, 1 एम्पियर आ रहा था, और रेजिस्टर कितने का था, 4 ओम का, तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे, आई आर, आई 1 था और ये, तो आप कैसे निकालोगे, 1 इंटू कितना हो गया 4, तो आंसर कितना आ गया 4 वोल्ट आ गया, वी सी डी कितना आ गया 4 वोल्ट, तो ये तो सही आ गया। टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट 8 ओम, ये तो गलत है क्योंकि 6 सही था तो 8 तो गलत ही होगा, तो इसका कौन सा ऑप्शन आ गया, इसका आप देख सकते हो ए बी और डी, ए बी और डी, मतलब इसका पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देख सकते हैं आपकी भाई क्वेश्चन तो सिंपल है, लेकिन ये क्या ऑप्शंस इस टाइप के बहुत सारे दे देते हैं ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन आएगा, आप इसको कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, चलो उसको पढ़ के देखते हैं। द जंक्शन एरिया ऑफ द सोलर सेल इज मेड वेरी नैरो एज कंपेयर टू द फोटोडायोड। जो सोलर सेल होता है ना, आपने देखा होगा सोलर पैनल जो होता है उसका एरिया बहुत ही ज़्यादा वाइड होता है, क्योंकि ताकि उस पर मैक्सिमम लाइट पड़े, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, क्योंकि ये कह रहा है कि सोलर सेल का जो एरिया होगा ये बहुत छोटा होगा। ठीक है, सोलर सेल आर नॉट कनेक्टेड टू एनी एक्सटर्नल वायर्स, तो ये तो करेक्ट है। ठीक है, एलईडी इज मेड ऑफ लाइटली डोप्ड पीएन जंक्शन, तो ये तो गलत हो गया, एलईडी में हेवीली डोप्ड यूज होता है। ठीक है, इंक्रीज ऑफ फॉरवर्ड बायस करंट रिजल्ट्स इन कंटिन्यूअस इंक्रीज ऑफ एलईडी लाइट इंटेंसिटी, ये गलत हो जाता है, क्योंकि जब आप इसका ग्राफ देखेंगे तो एक टाइम के बाद सैचुरेट हो जाता है, तो ये तो गलत हो गया।
LEDs हैव टू बी कनेक्टेड इन फॉरवर्ड बायस फॉर द इमिशन ऑफ लाइट। ठीक है, तो ये सही हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी और ई। ठीक है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आपको थोड़ा सोलर सेल LED के बारे में पता होना चाहिए। चलो आगे चलते हैं। फाइंड आउट द आउटपुट वोल्टेज इन द गिवन सर्किट। आउटपुट वोल्टेज आपको बतानी है। ठीक है, अब आप एक चीज देखो, ये सिंबल जानते हो, ये सिंबल का मतलब है कि मैंने क्या कर दिया, इसको अर्थ कर दिया, मतलब इसकी पोटेंशियल कितनी होगी, 0 वोल्ट। इस डायोड को देखो और इस डायोड को देखो। ठीक है, इस डायोड को अगर आप देखोगे तो इसके जो एंड्स हैं, है ना, आप देखो ये 5 और ये 5 है, आप देखोगे यहां और यहां, अगर आप देखोगे यहां और यहां, आप देख सकते हो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, पोटेंशियल डिफरेंस अगर आप निकालो, इसको मैं V1 बोल देता हूं, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितनी है, 0 वोल्ट से। पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है तो करंट कैसे फ्लो करेगा, तो यहां से यहां तक इसमें तो कोई करंट नहीं फ्लो करने वाला। अगर आप देखो यहाँ 4 यहाँ 5 है, और यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस निकालो आप, है ना, यहाँ और यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ जब आप पोटेंशियल डिफरेंस निकालोगे तो पोटेंशियल डिफरेंस कितनी आ रही है, देखो 5 और 0, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कितनी आ गई, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू 5 वोल्ट्स आ गई। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ और यहाँ इसके अक्रॉस कितनी है, 5 वोल्ट्स। और ये बेसिकली क्या था, हाई पोटेंशियल था, और ये क्या था, लो पोटेंशियल था। तो ये वाला जो डायोड होगा ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, है ना, ये वाला जो डायोड होगा ये बेसिकली क्या हो जाएगा, ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। मतलब आप ऐसा बोल सकते हो कि ऐसा कुछ होगा। फॉरवर्ड बायस का मतलब क्या होता है, फॉरवर्ड बायस का मतलब होता है कि इस डायोड को हटा के, मतलब इसकी रेजिस्टेंस जो हो गई अप्रोक्सीमेटली 0 हो गई, और जब 0 हो गई तो आप इसको एक कनेक्टिंग वायर मान सकते हो। इसको मैं हटा के एक कनेक्टिंग वायर से रिप्लेस कर सकता हूं, ऐसे कर दिया मैंने। इस साइड की पोटेंशियल कितनी थी बताओ, 5 वोल्ट्स। इस साइड की पोटेंशियल कितनी थी बताओ, 0 वोल्ट्स, है ना। ये 0 है तो देखो यहां भी 0 होगा, यहां भी कितना होगा, 0 होगा। यहां से अपन आउटपुट ले रहे हैं, ठीक है, आ रहा है समझ में, यहां 0 होगा। ठीक है, तो करंट तो फ्लो करेगा। ठीक है, करंट तो फ्लो करेगा ऐसे, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस तो है। पोटेंशियल डिफरेंस कितनी है आप देख सकते हो, 5 वोल्ट्स के, तो करंट तो फ्लो करेगा। तो आप बोल सकते हो कि यहां पूरा 0 था। ठीक है, तो यहां पे कितना हो जाएगा बताओ, यहां 0 हो जाएगा, क्योंकि ये पूरी कनेक्टिंग वायर थी। तो पूरा जो 5 वोल्ट्स का जो ड्रॉप होगा ना, वो पूरा का पूरा इसके अक्रॉस होगा। जो 5 वोल्ट्स का जो ड्रॉप होगा वो पूरा का पूरा इसके अक्रॉस हो जाएगा, मतलब इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितनी हो जाएगी, 5 वोल्ट्स की। ठीक है, तो आप बोलोगे यहाँ पे जो आउटपुट आएगा, है ना, V0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 वोल्ट। यहाँ 0 था, 0 0 0, यहाँ 0 आ जाएगा, तो यहाँ आउटपुट कितना आ जाएगा, 0 वोल्ट्स का। तो आंसर कितना हो जाएगा, 0 वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ 0 वोल्ट हो गया, ये आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अब देखिए अपन थोड़ा सा लॉजिक गेट के क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ठीक है, ये वाला सिंबल क्या होता है, ये वाला सिंबल जो होता है और का होता है। ठीक है, तो और गेट, उसके बाद फिर इस टाइप से एक और। ठीक है, ये कौन सा होता है, नॉर होता है। ठीक है, तो आपको कह रहा है कि इसका आउटपुट लो का मतलब 0 आना चाहिए आउटपुट। ठीक है, एक्स की अलग वैल्यू दे रखी है, वाई की अलग, एक्स की अलग, वाई की अलग, मतलब कह रहा है कि एक्स और वाई के अलग अलग इनपुट जब आप कराओगे तो आंसर मेरा जो आउटपुट आना चाहिए वो 0 आना चाहिए। इनपुट्स दे रखे हैं, कह रहा है आउटपुट 0 आना चाहिए, तो इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये एक्स था, ये वाई था, तो यहाँ पे जब और गेट आप लगाओगे तो ऐसा आएगा एक्स प्लस वाई करके। ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ कितना जाएगा, यहाँ जाएगा एक्स प्लस वाई, और यहाँ कितना जाएगा एक्स प्लस वाई। ठीक है, एक्स प्लस वाई किया। अब सबसे पहले आप देखो ये कौन सा गेट है, इसको बोलते हैं नॉर। नॉर का मतलब क्या होता है, पहले और करो और फिर उसको उल्टा कर दो। ठीक है, तो एक्स प्लस वाई और एक्स प्लस वाई ये इनको क्या कर देगा बताओ, एक्स प्लस वाई और एक्स प्लस वाई ये इनको क्या कर देगा, ऐड कर देगा, ऐड कर देगा। और उसके बाद ये आप देख सकते हो ऐसे है ना, ये बिंदी लगी हुई है, इसका मतलब ये इसको रिवर्स कर देगा, मतलब इसके ऊपर बार लगा देगा, उल्टा कर देगा इसको। ठीक है, ये आ रहा है समझ में। अब ये प्रॉपर्टी हमें पता होनी चाहिए कि अगर कोई नंबर ए है, ए में ए ऐड करो तो ए ही मिलता है। चाहो तो एग्जांपल ले लो, आप 0 + 0 लोगे तो 0 आएगा, 1 + 1 लोगे तो 1 आएगा। ये प्रॉपर्टी हमें पता होनी चाहिए। तो दो नंबर्स है ना, आप दो नंबर्स को इनको ऐड करोगे तो x + y सेम है, तो आंसर जो आएगा वो कितना आएगा, x + y ही आएगा। और उसके ऊपर क्या लग जाएगा बताओ, बार लग जाएगा। तो इसका जो आउटपुट आया वो ये आया। अब अपन ऑप्शन रख के देख लेते हैं। ठीक है, देखो ये कह रहा है कि आंसर 0 आना चाहिए, x को 0 डाला, y को 0 डाला। ठीक है, तो मेरा देखो ऐसा कुछ आ रहा है, x + y का होल बार आ रहा है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन मैं चेक कर रहा हूँ, देखो x अगर 0 है ना, x अगर 0 हुआ है ना, y अगर 0 हुआ, ठीक है, तो x + y जो होगा, x + y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x + y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ठीक है, और इसका बार लोगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है।
ठीक है, तो उसको मैं लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है, तो 1 नहीं चाहिए अपने को, 0 चाहिए। फिर दूसरा लेते हैं, x की वैल्यू कितनी थी, 0 थी, और y की वैल्यू कितनी थी, 1 थी। तो जब आप x प्लस वाई करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये और है, और ये और जो है ये आउटपुट 1 दे देता है अगर कोई भी इनमें से 1 हो, तो x प्लस वाई इक्वल टू 1 हो गया, ठीक है। अब ये उसको उल्टा कर देगा, मतलब इसका आउटपुट कितना दे देगा, 0, ठीक है, तो मतलब ये वाला तो सही है। अब ये x की वैल्यू कितनी है, 1 है, y की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो x प्लस वाई ये कितना हो जाएगा, 1। इनमें से कोई भी एक 1 था तो आउटपुट भी कितना देगा, 1 देगा, x प्लस वाई। अब इसको उल्टा कर देगा तो 1 का उल्टा कितना हो गया, 0 हो गया, तो 0 ही चाहिए, तो ये भी करेक्ट है, ठीक है। लास्ट वाला क्या था, x 1 था, y 1 था, तो x को क्या लिख लो, x को लिख लो 1, है ना, और y को क्या लिख लो 1, तो x प्लस वाई, है ना, दोनों ही 1 थे, तो आउटपुट भी कितना आएगा, 1 आएगा, और 1 को इन्वर्ट कर देगा, उल्टा कर देगा, और आंसर कितना देगा, 0। तो आंसर जो 0 आ रहा है वो आप देख सकते हो इन तीनों केसेस में आ रहा है, बी में आ रहा है, सी में आ रहा है, और डी में आ रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी, सी और डी, मतलब मेरा आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी, सी और डी, ठीक है। तो बी, सी, डी करेक्ट आंसर होगा इसका, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अगर आप देखिए तो आपको एक भारी भरकम सा, है ना, कॉम्बिनेशन दे रखा है कुछ लॉजिक गेट्स का, ठीक है, और कह रहा है ये भी लगा दिया, इसको कौन सा गेट कहते हैं, नैंड भी लगा दिया, इसको क्या कहते हैं, नॉर कहते हैं, और एक और नैंड लगा दिया, इस टाइप से कुछ कॉम्बिनेशन करके, और कह रहा है कि भाई आउटपुट जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, वाई आ रहा है। अभी कह रहा है जो आउटपुट है वो कौन से गेट की तरह काम करेगा। तो आइए इसको करते हैं। इसके लिए थोड़ा सा बुलियन अलजेब्रा पता होना चाहिए, कुछ प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, डी मॉर्गन लॉ एक होता है, वो भी काफी जगह यूज होता है। तो आइए इसको सॉल्व करके देखते हैं। देखो यहाँ ए था तो यहाँ ए होगा, यहाँ ए होगा, यहाँ बी था तो यहाँ बी होगा, यहाँ बी होगा, ठीक है। ये ए जो है यहां से घूमते 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 यहां पे आ गया, ये बी जो है यहां से घूमते 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 यहां पे बी आ गया, ठीक है। तो देखो इसको इनपुट क्या मिला, ए मिला और बी मिला, ठीक है, ए और बी। ये कौन सा गेट था, ये गेट आपका नैंड था। तो नैंड क्या करेगा, नैंड सबसे पहले क्या करेगा, इनको मल्टीप्लाई कर देगा, ए डॉट बी, उसके बाद ऊपर ऐसे बार लगा देगा। ये कौन सा था, ये आपका कौन सा था, नॉर, तो ये बन जाएगा ए प्लस बी, और उसके ऊपर पूरा बार लगा दिया, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू डी मॉर्गन्स लॉ, ए बार डॉट बी बार, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है। डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है कि ये जो बार है स्प्लिट हो जाता है और सिंबल चेंज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ गया था, है ना, ए बार और बी बार यहाँ पे आया, और ए डॉट बी का होल बार इधर आया। अब ये इन दोनों को इनपुट लेगा एज अ इनपुट, और इसको इवेल्युएट करेगा। कैसे इवेल्युएट करेगा, ए डॉट बी का बार, है ना, ये कौन सा है, एंड है, ठीक है। तो एंड हो गया, तो एंड में क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसे, ठीक है, ए बार डॉट बी बार, और क्योंकि यहाँ पे डॉट भी लगा हुआ है तो बेसिकली क्योंकि ये पूरा नैंड गेट था तो होल बार हो जाएगा ऐसे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, डी मॉर्गन्स लॉ लगाएंगे। डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है, ठीक है, ये बार स्प्लिट हो जाएगा, ये ऐसा बन गया ए बार बी बार, ऐसा कुछ, ये सिंबल चेंज हो जाएगा, डॉट की जगह प्लस आ जाएगा, ठीक है, ये ऐसा बन जाएगा ए बार डॉट बी बार, ये पूरा इस पे ऐसे आ जाएगा, ये ए डॉट बी इस टाइप से बार था, ये ऐसे, ठीक है। तो बार और बार ये हट जाएगा, बार बार हट जाता है, तो यहाँ पे बन जाएगा ए डॉट बी, ठीक है, ये बन गया। अब यहाँ पे क्या करोगे, डी मॉर्गन्स लॉ लगाओगे। डी मॉर्गन्स लॉ दोबारा लगाएंगे तो बेसिकली क्या होता है, ये बार स्प्लिट हो जाएगा, ए पे बार बार, और यहाँ पे जो डॉट था, ये डॉट का जो सिंबल है ये चेंज हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, है ना, ये बन जाएगा बी बार बी बार। तो ऐसा कुछ बन गया, ए डॉट बी प्लस ये कितना आ गया था, ए, क्योंकि बार बार मतलब 2 बार हट जाते हैं, और बी बार बार ये भी हट जाता है, तो ये बी आ गया, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, देखिए इसको इवेल्युएट करेंगे, ए कॉमन लिया, यहाँ कितना आ गया 1 प्लस बी, प्लस कितना आ गया बी। किसी भी चीज को 1 से ऐड करते हैं तो आंसर 1 ही आ जाता है, क्योंकि ऐड करने का मतलब यहाँ और है, ठीक है। बी अगर 0 हो तो 1 प्लस 0 तब भी 1 होगा, 1 हो तब भी आंसर 1 होगा। तो बेसिकली ये जो आंसर है 1 हो जाएगा, तो ये बन गया ए प्लस बी, ठीक है, क्योंकि ये पूरा का पूरा ये जो चीज है, ये पूरी की पूरी जो चीज हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। तो ये a इंटू 1 ये 1 बन गया, तो a प्लस बी आंसर आ गया। तो a प्लस बी जो आंसर आ गया, a प्लस बी क्या होता है, जल्दी से बताओ, a प्लस बी जो होता है वो क्या होता है, और, है ना। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, और गेट हो जाएगा, तो इसका आंसर और गेट हो गया, ठीक है, आंसर इसका और गेट हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों अगर आप देखो क्वेश्चन नंबर 23, तो आप देखोगे, है ना, ये तो अभी किया था 22 और 23, देखो दोनों को देख लो, अच्छे से देख लो, ए बी कौन सा गेट, नैंड, कौन सा गेट,
नॉर, नैंड नॉर, यहाँ पे नैंड है, देखो यहाँ भी नैंड है, वही चीज़ है ना, वही चीज़ है, ठीक है, वही चीज़ है। तो इसका जो आउटपुट आता है, अभी अभी सॉल्व किया था, इसका जो आउटपुट आता है, इसका आउटपुट क्या आता है, a प्लस बी करके आता है। आउटपुट क्या आता है इसका, a प्लस बी आता है। तो आउटपुट इसका a प्लस बी आ रहा है, कह रहा है इसका आउटपुट 0 आना चाहिए। आउटपुट 0 कब आएगा, आउटपुट 0 तब आएगा जब a भी क्या हो 0 और b भी क्या हो 0, है ना, क्योंकि ये कौन सा गेट हो गया, ये और गेट हो गया, ठीक है। अगर a 0 हुआ, b 0 हुआ, तभी आउटपुट क्या आएगा 0, मतलब इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं पुराना क्वेश्चन में सॉल्व किया, उसकी मदद से सेम क्वेश्चन था, तो a 0 b 0, तो आउटपुट भी क्या हो जाएगा 0। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन द डिजिटल सर्किट शोन फॉर द गिवन इनपुट्स द वैल्यूज ऑफ p एंड q शुड बी, ठीक है। यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है कि इनपुट एक ही दे रखा है, 1 1 ही दे रखा है, ठीक है। तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, 1 1 को आगे सॉल्व करवाते जाओ, है ना, ठीक है। देखो ये 1 था तो यहाँ 1 आया, ये 1 था तो यहाँ 1 आया, ये 1 था तो यहाँ 1 आएगा, ठीक है, ये 1 था तो यहाँ 1 आएगा, ठीक है। ये 1 घूमते 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 यहाँ आया, 1 आ गया, ठीक है। ये 1 घूमते 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 यहाँ आया, 1 आ गया, ठीक है। पहले यहाँ तक कर दिया। ये कौन सा गेट होता है, नॉट। ये कौन सा होता है, नॉट। तो 1 का उल्टा कितना हो गया 0, तो 0 हो गया। 1 का उल्टा कितना हो गया 0 हो गया, ऐसा हो गया। ये कौन सा गेट होता है, नैंड होता है। तो नैंड क्या करेगा, पहले एंड करेगा। एंड का क्या मतलब होता है 1.1, 1.1 कितना होता है 1, और इसका उल्टा कितना हो गया 0, तो यहाँ 0 आ गया। आ रहा है समझ में, कौन सा गेट है, नैंड। तो पहले एंड किया इसने, एंड मल्टीप्लाई कर दिया, 1.1 1 हो गया, फिर उसका उल्टा कर दिया 0 हो गया, तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, है ना, ये 0 हो गया, है ना। अब आप देखोगे ये कौन सा गेट हो गया, नॉट। 0 का उल्टा कितना हो गया 1 हो गया, 0 का उल्टा कितना हो गया 1 हो गया, ठीक है। 0 का उल्टा 1 हो गया। ये 0 था, ये 0 था। ये कौन सा गेट था, ये आपका कौन सा गेट था, और गेट था। ये और गेट, और गेट क्या होता है 0 और 0 इन दोनों को ऐड कर देगा, 0 0 को ऐड कर देगा, तो यहाँ आंसर कितना आ गया 0 आ गया, ठीक है। ये आंसर 0 आ गया, तो यहाँ भी 0 होगा और यहाँ भी 0 होगा, ठीक है। ये 0 यहाँ पहुँच जाएगा और ये 0 यहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है भाई। 0 और 0 अगर आप इनको, यहाँ पे क्या है एंड गेट है, 0 और 0 अगर आप इनको मल्टीप्लाई करोगे 0.0, तो आंसर कितना आएगा 0। तो आंसर यहाँ कितना आ गया भाई, यहाँ तो 0 आ गया, ठीक है। अगर आप देखोगे 1 है और 0 है, 1 और 0 है, और यहाँ पे कौन सा गेट लगा है, इसको बोलते हैं नॉर। तो नॉर सबसे पहले क्या करेगा, पहले और करेगा, तो 1 + 0 कितना हो गया 1 हो गया, है ना। और 1 का उल्टा कितना हो गया 0 हो गया, तो यहाँ 0 हो गया। तो मतलब P जो हुआ वो कितना हो गया 0, और Q भी हुआ कितना हो गया 0। तो आंसर P = 0 और Q = 0, मतलब ये मेरा आंसर क्या होगा, करेक्ट होगा, P 0 होगा और Q 0 होगा। तो बच्चों बहुत मज़ा आया आप लोग के साथ ये वाली सीरीज़ करने में। आई होप ये सीरीज़ आपके लिए यूज़फुल रही होगी। आप जब अपना रिवीजन करें तो ये सीरीज़ को ज़रूर देखिए, इसमें हमने कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस रखे हैं जो आपकी तैयारी को बूस्ट अप करें। अब मिलते हैं आगे नई सीरीज़ के साथ। थैंक यू।